हेलो नमस्कार साथियों, दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक खाद्य एवं वाणिज्यिक फसलें, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो चलिए फिर हमारी क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन वो आपके पास आ जाए और आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रख सकें। अगर आपको हमारी क्लासेज वीडियोस पसंद आती है, कंटेंट वगैरह पसंद आता है, तो फिर आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, आपने जो जितने भी ग्रुप में जुड़े हो वहाँ पर शेयर कीजिए और लोगों को बताएं कि भाई दादू क्लासेज जो है वो आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है। दादू क्लासेज जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है और वहाँ पर जो है इस क्लास की पीडीएफ डाल दी जाएगी, और हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और आप अपनी क्वेरी वगैरह भी पूछ सकते हो। वैसे जो है व्हाट्सएप नंबर भी मैंने नीचे दिया है, अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो वहाँ पर आप बेधड़क होकर के हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मित्रों, ये जो खाद्य एवं वाणिज्यिक फसलें हैं, आखिर ये टॉपिक है क्या, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ये कृषि वाला जो टॉपिक है उससे कितना भिन्न है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि खाद्य एवं वाणिज्यिक फसलें, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर फसलों के बारे में बताई जा रहा है कि आपको केवल फसलों के बारे में अध्ययन करना है, ना राजस्थान की कृषि के बारे में, ना कि कृषि जलवायु खंडों के बारे में। आपको केवल यहाँ पर फसलों के बारे में अध्ययन करना है। अब देखिए, यहाँ पर जो है दो फसलों के बारे में बताया गया है। एक तो है कि खाद्य और दूसरा हमारा वाणिज्यिक। खाद्य की मैं बात करूं मित्रों, जिनको हम खा सकते हैं, जो खाने योग्य फसलें होती हैं। हम अपने खेतों में बहुत सारी फसलें बोते हैं, हम ऐसी फसलें बोते हैं जिनको हम खा नहीं सकते, हम ऐसी फसलों बोते हैं जिनका उपयोग उद्योगों में किया जाता है कच्चे माल के तौर पर। जैसे कि हमारा गन्ना जो है उसका चीनी उद्योग में यूज किया जाता है, कपास जो है सूती वस्त्र उद्योग में उसका यूज किया जाता है। तो हम अपने खेतों में बहुत तरह की हम फसलें बोते हैं। अब इन फसलों को हमने कैटेगराइज कर दिया कि भाई ये तो खाद्य फसलें और दूसरी हमारी वाणिज्यिक फसलें। खाद्य यानी जिसे हम खा सकते हैं, जो खाने योग्य हैं, वो जो हमारे पेट की जो है भूख है उसको मिटा सकते हैं। वाणिज्यिक फसलें यानी जिनको बेच करके हम पैसे कमा सकते हैं। वैसे हम खाद्य फसलों को बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वाणिज्यिक जो फसल है मित्रों, उनका हम सीधा उपयोग नहीं कर पाता कोई भी किसान। जैसे कि गन्ना हो गया, हाँ मान लीजिए थोड़ा सा वो गन्ना रख लेगा, क्या वो सारा गन्ना अपने घर पर रखेगा? नहीं, क्यों? वो सूख जाएगा गन्ना, उसमें जो रस है वो सूख जाएगा। तो उसे क्या चाहिए कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति मिले उसे जो उसकी फसल को तुरंत जो है खरीद ले, ताकि उसे जो है उसका हाथों हाथ मूल्य मिल जाए। जैसे कि कपास होगी, अब कपास वो क्या करेगा सारी इतनी कपास को लेकर के किसान? क्या उसके पास कोई उद्योग है, उसके पास कोई मिल है क्या उसके पास ऐसा कोई संयंत्र लगे हुए हैं जिससे वो कपड़ा का निर्माण कर लेगा? नहीं ना, उसके पास ऐसा संयंत्र थोड़ी है। वो तो केवल हाँ खाद्यान्न हो गए, जैसे कि भाई बाजरा बो दिया, गेहूं हो गया, तो फिर वो इन फसलों को क्या करेंगे भाई, अपने घर के लिए रिश्तेदारों को भेज देगा, भाई ये आप इसमें यूज कीजिए। लेकिन वाणिज्यिक फसल ये कपास वगैरह किन को भेजेगा? वो तो सीधा मंडी को भेजेगा, भाई इससे हमें पैसे प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार खाद्य फसलें होती है मित्रों कि इसमें जो खाद्यान्न को शामिल किया जाता है। किसको? अब मैंने आपको बताया खाने योग्य, यानी किसको खा सकते हैं। एक तो हम अनाज को खा सकते हैं, यानी बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, गंवार वगैरह हो गया, इनको हम खा सकते हैं। दूसरा हमारा हो गया दालें जैसे कि मोठ हो गई, मूंग हो गई, उड़द हो गई, इनको हम खा सकते हैं, सब्जी के तौर पर खाते हैं। यहाँ सीधे रोटी में नहीं खाते, लेकिन सब्जी बनाते हम इसकी। खाद्य तेल, अब यहाँ पर तिलहन आपको बताया जाता है, जैसे कि आपने इकोनॉमिक सर्वे में देखा होगा कि वहां पर तिलहन को अलग से मेंशन किया। खाद्यान्न में उन्होंने शामिल किया एक तो हमारे अनाज को और दूसरा हमारे दालों को। इनको तो मित्रों हम खा सकता, लेकिन तिलहन को हम सीधा क्यों खाएंगे? अब तिल आपके उगे हुए खेत में, क्या आप तिल खाते रहोगे मतलब सारे टाइम? डेली आप तिल खा लेंगे? डेली आप सोयाबीन खा लेंगे? है डेली आप जो सरसों खा लेंगे, सरसों खा लेंगे आप डेली? नहीं ना, नहीं खाएंगे उनको। क्यों? क्योंकि उनका हम तेल यूज करते हैं। हम केवल सरसों यूज नहीं करते सीधा सरसों को, आयो भाई सरसों की सब्जी बनाते हैं। सरसों के पत्तों की तो सब्जी बनती है, लेकिन सीधा सरसों की सब्जी नहीं बनती है। तो सरसों का हम तेल यूज करेंगे खाद्यान्न के रूप में। तो इस प्रकार खाद्य फसलों में अगर मैं बात करूं तो प्रत्यक्ष रूप से हम खाद्यान्न को शामिल करते हैं। और हमारे जो है खाद्यान्न में क्या क्या आ जाता है, तो खाद्यान्न में अनाज आ जाता है और दलहन आ जाता है। तो इनको हम खाद्य फसलों में यूज करते हैं। और जो खाद्य तिलहन है उनका हम जो है अप्रत्यक्ष रूप से यूज करते हैं, जैसे कि सोयाबीन का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, तो इनको हम अप्रत्यक्ष रूप से यूज करते हैं। तो इसकी वजह से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से दोनों का यूज करने के कारण हम तिलहन, जो खाद्य तिलहन है, उसको भी हम खाद्य फसलों के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। लेकिन मित्रों, बहुत सारी ऑथेंटिक बुक है,
वो बताती हैं कि तिलहन जो है यहाँ पर खाद्यान्न में नहीं आएगा, ये वाणिज्यिक में आएगा। और उन्होंने दलहन को भी वाणिज्यिक में रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसान के पर्सपेक्टिव से देखा, उन्होंने एक आम व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा, एक मध्यम वर्ग के पर्सपेक्टिव में नहीं देखा, उन्होंने किसान के पर्सपेक्टिव में देखा कि किसान किन चीजों का संग्रहण करता है। किसान अन्न का संग्रहण करता है, दालों का इतना वो संग्रहण नहीं कर सकता। मैं किसान हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं। जब भी बाजरा होता है, जब भी गेहूं होता है, चावल होता है, चावल तो हम बेच देते, लेकिन बाजरा वगैरह, अब एक हम मध्य मतलब एक तरीके से हम इतने बड़े किसान नहीं है कि हमारे जो हैं खेतों में इतने 40-50 क्विंटल बाजरे वगैरह होता है, नहीं, 10 क्विंटल 15 क्विंटल इतने होते हैं। अब इतना तो एक घर में हमें चाहिए होता है, लगभग 5-6 महीने आराम से चलेगा। तो इस प्रकार जो है किसान जो है उस अनाज का अपने घर में संग्रहण कर लेता है, और लेकिन दालों का जो इतने तौर पर संग्रहण नहीं करता। अब आपके मूंग हो गए, हाँ कितना रखोगे आप मूंग, 1 क्विंटल रख लो, आप रख लेते हो और अपने परिवार वगैरह जो भी रिश्तेदार है वगैरह उनको दे देते हो। अब 10-15 क्विंटल मूंग हो गया तो उनको आप बेचोगे ना बाजार में। तो दलहन को और तिलहन को किसान के पर्सपेक्टिव में उनको वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत रखा है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे और अन्य जो हैं हमारे स्रोत, जो राजस्थान के सरकारी स्रोत हैं, वो हमें अनाज और दालों को जो है यहाँ पर शामिल करते हैं, किसमें, खाद्य फसलों में। और खाद्य जो तिलहन है उसको भी अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य में यूज करते हैं। लेकिन इन झंझटों को छोड़ करके हम 4 भागों में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक? एक तो हम टॉपिक पढ़ेंगे दलहन फसलें, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम तिलहन फसलें, तीसरा टॉपिक पढ़े हम अनाज फसलें, ठीक है, और चौथा हम टॉपिक पढ़ेंगे वाणिज्यिक फसलें, ठीक है। तो आइए फिर क्लास को शुरू करते हैं। खाद्य फसलों में खाद्यान्न, दालें, खाद्य तल, तिलहन शामिल है। खाद्य फसलों से तात्पर्य कृषि उत्पादों से हैं जिनका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। खाद्य फसलों के उदाहरण के अंतर्गत खाद्य अनाजों से गेहूं, चावल, मक्का, दालें, सोयाबीन, सूर्यमुखी, सोरगम, खाद्य तेलों में सरसों तथा सूर्यमुखी का तेल शामिल है। तो ये जो है मित्रों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम खाद्य फसलों में शामिल करते हैं। लेकिन हम दलहन, तिलहन, अनाज और वाणिज्यिक फसलें, ये 4 सब टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम जो है इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर हम देखते हैं कि भाई हमारे राजस्थान में कितना जो है खाद्यान्न उत्पादन होगा। दलहन उत्पादन को अलग देखेंगे, तिलहन उत्पादन को अलग देखेंगे, वाणिज्यिक फसलों में कपास हो गया, उनका जो है गन्ना हो गया, उनका उत्पादन किस प्रकार होगा वो भी हम अलग से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 के अनुमानित जो है कितना होगा मित्रों, 2021-22 में हमारा अनुमानित होगा 225 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न होगा। कितना होगा? 225 लाख मीट्रिक टन। कमी कितनी हुई पिछले साल की तुलना में? पिछले साल अधिक हुआ था इससे, तो पिछले साल की तुलना में कमी हुई मित्रों 16.31% की। कितनी हुई? 16.31% की कमी हुई है। अब आपको पता है कि खाद्यान्न में जब हम बात करते हैं तो हम एक खरीफ खाद्यान्न देखते हैं और दूसरा हम रबी खाद्यान्न देखते हैं। खरीफ यानी जो खरीफ होती है, खरीफ ऋतु में जो है बोए जाते हैं खाद्यान्न, मतलब जो भी फसलें उनको हम खरीफ के अंतर्गत शामिल करते हैं, और रबी ऋतु के अंतर्गत जो बोए जाते हैं उनको हम रबी फसलें कहते हैं। तो खरीफ खाद्यान्न कितना होगा मित्रों? 85 लाख मीट्रिक टन होगा, और रबी खाद्यान्न होगा 140 लाख मीट्रिक टन। अगर आप इनको जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? आपको 225 लाख मीट्रिक टन प्राप्त होगा। 225 लाख मीट्रिक टन 2021-22 में हमारा अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन होगा, और पिछले साल की तुलना में कमी हुई है 16.31% की। खाद्यान्न उत्पादन में खरीफ खाद्यान्न होगा 85 लाख मीट्रिक टन और 140 लाख मीट्रिक टन होगा खरीफ खाद्यान्न, नहीं रबी खाद्यान्न। ठीक है। अब खाद्यान्न में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर अनाज और दलहन को शामिल करते हैं। अनाज में कितना उत्पादन होगा? तो 183 लाख मीट्रिक टन होगा। ठीक है, कितना होगा? 183 लाख मीट्रिक टन होगा। और दलहन की मैं बात करूं तो 42 लाख मीट्रिक टन होगा। कितना होगा? 42 लाख मीट्रिक टन दलहन होगा, और 183 लाख मीट्रिक टन हमारा अनाज होगा। अगर आप इनको जोड़ोगे तो 225 लाख मीट्रिक टन आएगा। कितना आएगा? 225 लाख मीट्रिक टन। 225 लाख मीट्रिक टन हमारे राजस्थान में कुल जो है खाद्यान्न उत्पादन होगा, और पिछले साल की तुलना में 16.31% की कमी है। खरीफ खाद्यान्न 85 लाख मीट्रिक टन और रबी खाद्यान्न 140 लाख मीट्रिक टन। अब खाद्यान्नों में बात करें तो अनाज और दलहन को शामिल करते हैं। अनाज होगा 183 लाख मीट्रिक टन और दलहन होगा हमारा 42 लाख मीट्रिक टन।
दलहन में जो है वृद्धि कितनी हुई मित्रों, तो कुछ ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है, 42 पॉइंट समथिंग अभी हुआ और 42 पॉइंट समथिंग उस समय था। तो यहाँ पर 0.35% की वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में। अब हम जो है दलहन जब पढ़ेंगे मित्रों, तब मैं आपको जो है और भी इससे जुड़े हुए डाटा बताऊंगा, ठीक है। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं केवल खाद्यान्न से। आइए सबसे पहले हम देखते हैं एक जो क्वेश्चन आता है मित्रों, हमारे पिछले ग्राम सेवक एग्जाम में भी आया था और अभी भी जो है एक एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था ये क्वेश्चन, और काफी टिपिकल क्वेश्चन है। और ऐसा जो है डाटा हमें एक ही बुक में देखने को मिलता है मेरे हिसाब से, और उसी बुक से जो है अन्य बुकों में कॉपी किया होगा। और ये जो डाटा मित्रों ये काफी साल पहले निकला था, उसके बाद जो है नया आंकड़ा आया ही नहीं उसमें। मैंने जो है स्टेट जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसकी जो वेबसाइट है उस पर भी मैंने ढूंढा, जो कृषि अलग जो और भी वेबसाइट होती है उस पर भी मैंने ढूंढा, ये मुझे आंकड़ा जो है नहीं मिला था शस्य प्रतिरूप वाला। जो भी मिला था वो मुझे पहले वाली रिपोर्ट मिला था, यानी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो है शस्य प्रतिरूप किस प्रकार था, फिर 2003, 4, 5 तक कितना था, वही हमें डाटा मिला था। तो आए फिर उसी आंकड़ों के आधार पर एक क्वेश्चन बनता, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन वापस रिपीट होगा, लेकिन कुछ तोड़ मरोड़ के। किस प्रकार ये क्वेश्चन था कि राजस्थान में प्रथम योजना काल से 2012-13 तक शस्य प्रतिरूप में घटित निम्न में से कौन सा परिवर्तन सही है। यानी उसमें बताना था हमें कि जो क्षेत्रफल होता है, यानी अनाज कितने क्षेत्रफल में बोया गया, हमारा जो है तिलहन कितने प्रतिशत में बोया गया, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में बोया गया, दाल जो है ये कितने प्रतिशत क्षेत्र में बोया गया, हमारा जो है कपास, गन्ना, गंवार, फल, सब्जी ये जो है कितने प्रतिशत में क्षेत्रफल में बोया गया है। तो इससे क्वेश्चन अच्छा बनता है, ये उसको हम शस्य प्रतिरूप कहते हैं। तो मित्रों क्वेश्चन में देखिए 4 आपको दिए गए हैं। एक तो कि भाई अनाज के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो 42.5 से बढ़कर के 56.0% हो गया। दूसरा हमारा था कि दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल 21.0 से घटकर 13.5% रह गया। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल 6.2% से बढ़कर 20.5% हो गया। और फिर कपास, गन्ना वगैरह इनका जो है क्षेत्रफल 16.8 से बढ़कर 23.5% हो गया। अब इसमें आपको बताना है कि भाई कौन सा जो है परिवर्तन सही था। जब मैं आपको आगे दलहन पढ़ाऊंगा और तिलहन पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं आपको इससे संबंधित और भी डाटे बताऊंगा, लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अनाज की मैं बात करूं मित्रों, तो प्रथम योजना काल हमारा शुरू होता 1951-52 से। कब से होता? 1951-52 से। अब उस समय जो अनाज का जो क्षेत्रफल था और आज के समय जो क्षेत्रफल है, यानी अनाज उस समय जितने क्षेत्रफल पर बोया जाता था प्रतिशत में, और आज जितने क्षेत्रफल पर बोया जाता है प्रतिशत में, उसका प्रतिशत घटा है मित्रों। यानी कुल बोए गए क्षेत्रफल में अनाज का जो क्षेत्रफल है वो 1951-52 यानी प्रथम योजना काल से आज तक जो है घटता आ रहा है। उस समय लगभग 77-80% जो है यहाँ पर अनाज बोया जाता था मित्रों, क्योंकि लोगों को हो बाकिया होता है, जो बाकिया होता है। तिलहन में जो है मूंगफली की किस प्रकार फसल बोई जाए, चना का अत्यधिक उत्पादन किस प्रकार किया जाए, ऐसा लोगों को जानकारी नहीं थी। उस समय बाजरा, गेहूं हो गया, या फिर गंगानगर साइड में चावल वगैरह हो गए, या फिर दालों में मूंग मोट हो गए। आज भी आप अपने बुजुर्गों को, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उनको आप सुनते हो तो बाजरा, मोट, तिल, ये 3-4 फसलों के नाम लेते हैं। अन्य फसलें अरंडी हो गया, ये हमारे यहाँ पर तो नहीं बोया जाता, हालांकि उधर साइड में जब बात करेंगे पूर्वी राजस्थान वगैरह बोया जाता है, लेकिन ओवरऑल राजस्थान की बात कर रहा हूँ मित्रों। हमारे इतना जो है लोगों को जानकारी तो थी, लेकिन उतना वो उत्पादन नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज नहीं होता था, यूज केवल अनाज होता था, यूज केवल हमारे दालें वगैरह ये होती थी। तो इसकी वजह से मित्रों उस समय अनाज ज्यादातर बोया जाता था, जो भी क्षेत्र बोया जाता था उसमें अनाज का क्षेत्रफल अधिक होता था। और आज की बात करूं तो मित्रों आज अन्य फसलों पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि हमारे खेलों में हो रहा है। पहले केवल क्रिकेट पर ही ध्यान दिया जाता था, आज क्रिकेट से हटकर ध्यान दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार उस समय अनाज पर ध्यान दिया जाता था, आज अनाज से हट करके अन्य जो फसलें हैं, तिलहन, दलहन और अन्य जो वाणिज्यिक फसल है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। किसान अब व्यवसायी बनना चाहता है, वो किसान नहीं रहना चाहता। अब किसान उत्पादन बढ़ाना चाहता है, अपनी आमदनी को दुगुना करना चाहता है मित्रों। और आमदनी वाणिज्यिक फसलों से दुगुनी होती है। आमदनी जो है विश्व के बाजारों में कम्पीट करने से जो है जो हमारी आमदनी दुगुनी होती है। केवल अनाज वगैरह इनमें तो हम आत्मनिर्भर हैं, बहुत सारा हमारे पास अनाज पड़ा भाई। विश्व आगे कितना जो है उत्पादन ना करे भले अनाज का, और हमारे भारत के पास इतना अनाज है कि हम पूरे विश्व को जो है यहाँ पर रोटी जिमा देंगे, ठीक है ना, होकरा खा देंगे उनको। होकरा जिमना आता ना मारवाड़ी में, तो होकरा जिमा देंगे उनको।
तो मित्रों अनाज के जो अंतर्गत क्षेत्रफल जो है बढ़ा नहीं है, अनाज के अंतर्गत क्षेत्रफल घटा है। और जिसने ये चीज देख लिया था उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। क्योंकि मित्रों अब यहाँ पर इसके आधार पर भी सॉल्व कर सकते हो। इससे हमें ये तो पता चल गया जहां पर एक आ रहा है वो तो गलत है, जहां पर एक आ रहा वो गलत है। अगर उस समय केवल एक व्यक्ति को यह मालूम होता था तो उसका क्वेश्चन सीधा सही हो जाता था, क्योंकि सब में एक एक दिया हुआ था और चौथे ऑप्शन में एक नहीं था और यही ऑप्शन सही था। क्योंकि मित्रों दलहन के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो 21% से घटकर 12% हो गया। वर्तमान की बात करूं तो 12% हो गया और 2012-13 में हमारा लगभग 13% था। और तिलहन के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो 6.2% से बढ़कर हमारा 20.5% हो गया और वर्तमान की बात करूं तो 21% के लगभग हो गया। तो तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ रहा है। अभी हाल की मैं बात करूं, अभी वर्तमान की दशा ये बता रही कि तिलहन के अंतर्गत जो थोड़ा सा यहाँ पर क्षेत्रफल घट रहा है, ठीक है ना। जब मैं देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा तिलहन, जब मैं पढ़ाऊंगा पहले तो आप कंटेंट देके मैंने अच्छे से इसको तैयार किया है। इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी, आप टेंशन ना ले। ये देखिए 45, 49 बढ़ रहा बढ़ा, सॉरी यहाँ पर घटा वापस बढ़ा। यानी तिलहन के अंतर्गत मित्रों कभी घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं। वर्तमान की स्थिति तो ये है, वर्तमान की स्थिति ये है, क्षेत्रफल भी ये कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से उसका क्षेत्रफल में जो प्रतिशत है वो भी कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल 2012-13 की बात करूं उस समय जो मित्रों 6.2% से बढ़ा था। 1951-52 में 6.2% था और 20.5% हमारा 2012-13 में हो गया। ये भी बढ़ा। और दलहन के अंदर घटा, केवल तिलहन के अंतर्गत बढ़ा है। कपास, गन्ना, गवार, फल, सब्जी इनके अंतर्गत मित्रों जो हमारा क्षेत्रफल बढ़ा है, क्योंकि लोग मसाले अभी बो रहे हैं। आजकल आपको पता है कि मारवाड़ में कितने मसाले बोए जा रहे हैं। राजस्थान को जो है यहाँ पर मसाला हब बनाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में जीरा होता है, राजस्थान में सब गोल होता है, औषधीय पादप होता है, अलग अलग प्रकार के हमें औषधीय जो है गुण देखने को मिलते हैं। क्योंकि राजस्थान में एक मरुस्थलीय जलवायु से लेकर के एक हमारी सदाबहार जलवायु भी है, ठीक है। तो इस प्रकार राजस्थान में हर एक चीज वो पैदा हो सकती है जो विश्व में पैदा होती है। तो इस प्रकार हमें जो है यहाँ पर इनमें जो है यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ा है। केवल किसमें हमारा घटा है, हमारा जो घटा है तो मित्रों अनाज के अंतर्गत घटा है और दलहन के अंतर्गत घटा है। अब ऐसा क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है, लेकिन इसको कुछ तोड़ मरोड़ करके जो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। किस प्रकार, देखिए इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक कृषि फसलों के क्षेत्रफल में घटित निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन असत्य है। और आपको यही क्वेश्चन वापस पूछा जाएगा असत्य के रूप में। किस प्रकार करोगे देख लेना कि खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 14% बढ़ गया है। गलत, पहला ही गलत हो गया। खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल घटा है, दलहन के भी अंतर्गत घटा है, केवल तिलहन के अंतर्गत बढ़ा है। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 15% बढ़ गया है। 6 से जोड़ लीजिए आप 15 कितना आएगा, लगभग हमारा कितना आएगा 21 आएगा। तो ये भी आपका कथन सत्य हो जाएगा। और दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 3% घटा है, तो 21 से लगभग 3 घटा लीजिए मित्रों, तो हमारा लगभग 18 कितना आ रहा है। लेकिन उस समय की बात करूँ तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अगर अब हमें जो है कुछ एक तरीके से मैं बात करूँ तो केवल घटा और बढ़ा के आधार पर भी हमें ऑप्शन को सही करना होगा। यहाँ पर मान लीजिए आप 8% मान लीजिए, यहाँ पर 8% या फिर आप मान लीजिए यहाँ पर 8% मान लीजिए, मैंने शायद गलत टाइप कर दिया होगा। यहाँ पर 8% होगा, भी 8% घट गया दालों के अंतर्गत, तो ये भी हमारा कथन सही होगा। और यहाँ पर जो घना गंवार, यहाँ पर मित्रों यहाँ पर क्षेत्रफल में बढ़ा है, यहाँ पर में बढ़ा है, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यहाँ पर बढ़ा है। तो मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप गलत कर दिया होगा, इसको यहाँ पर बढ़ा होगा और यहाँ पर 8% होगा। उसके आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैंने आपको बताया कि अनाज के अंतर्गत क्षेत्रफल घटा है, बढ़ गया, गलत हो गया। दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल घटा है, सही हो गया। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ा है, सही हो गया। गन्ना, गंवार, चारा, फल, सब्जी, मसालों आदि के क्षेत्रफल में हमारा बढ़ा है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा सही हो गया, हमारा एक जो है ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम फसलों के स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम फसल पढ़ेंगे मित्रों। पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया किसका, खाद्यान्न, और मैंने दलहन का इंट्रोडक्शन दिया। अब हम जो मित्रों सबसे पहले हम देखते हैं दलहन को, देखते हैं किसको देखते हैं, दलहन को देखते हैं। आइए, दलहन। राजस्थान में दलहन उत्पादन व क्षेत्र
वर्तमान की स्थिति क्या है मित्रों? राजस्थान देश का 19% दलहन उत्पादन करता है और 20% हमारा तिलहन उत्पादन क्षेत्र करता है। मैंने पीपीटी में सब कुछ इंक्लूड किया है, आप टेंशन मत लीजिए। 19% दलहन उत्पादन करता है और इस प्रकार राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। और इसी प्रथम स्थान के कारण मित्रों राजस्थान को एक पुरस्कार मिला। उस पुरस्कार का नाम है कृषि कर्मण पुरस्कार। कर्नाटक सम्मेलन में दिया गया था। कर्नाटक में एक सम्मेलन हुआ था 2 जनवरी 2020 को। नरेंद्र मोदी साहब ने जो है ये पुरस्कार वितरित किए थे और कृषि कर्मण पुरस्कार में राशि 1 करोड़ मिली थी हमारे राजस्थान को दलहन का उत्पादन क्षेत्र बढ़ाने के लिए और दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए। उत्पादन क्षेत्र तो आपको पता है कि घटा है, ठीक है ना, उत्पादन क्षेत्र तो घट रहा है किसमें, उसमें, लेकिन उसमें बात करें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर दलहन जो इसका जो प्रतिशत है वो दलहन में घटता है, लेकिन जो उत्पादन है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। तो राजस्थान का जो है यहाँ पर देश में प्रथम स्थान है दलहन उत्पादन में और इसी कारण कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। और 2 किसानों को भी जो है यहाँ पर पुरस्कृत किया गया था। एक तो हमारी समूह देवी थी और हमारे एक तो प्रकाश फनात थे। समूह देवी पाली की रहने वाली रोहट गाँव की, और जो प्रकाश फनात है ये डूंगरपुर के सोमलिया गाँव के रहने वाले थे। और समूह देवी के जो मित्रों चने की उत्तम किस्म आपको पता है कि पाली तिल वगैरह जो पाली बीकानेर यहाँ पर चना होगा। और प्रकाश जो है यहाँ पर डूंगरपुर में रहने वाले, तो वहां पर आपको पता है कि उड़द बांसवाड़ा डूंगरपुर में ज्यादा होती है। तो ये उड़द की जो उत्तम किस्म उसका विकास करेंगे और चने की उत्तम किस्म का विकास हमारे समूह देवी करेगी पाली वाले। तो उनको 1-1 लाख पुरस्कार मिला और राजस्थान को 1 करोड़ यहाँ पर राशि मिली थी। 1974-75 में मित्रों दलहन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था और 1988-89 में राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना भी शुरू की गई थी। और उसके तहत मित्रों केंद्र और राज्य में जो है यहाँ पर हिस्सेदारी है 75 और 25 की। ज़्यादातर आपको पता है कि 60 और 40 की रहती है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि कितनी रहेगी 75 और 25 की। और राज्य में जो चने हेतु 12 जिलों को, मूंग हेतु 8 जिलों को और उड़द हेतु 3 जिलों को शामिल किया गया था। तो यहाँ पर याद रख सकते हो, रख लीजिए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, केवल सन याद रख लीजिए कि राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना 1988-89 में शुरू की गई थी। दलहन फसलों में मित्रों रबी दलहन आती है और खरीफ दलहन आती हैं, ठीक है। अब देखिए दलहन कितना उत्पादन हुआ पिछले साल, तो पिछले साल बात करें 2021-22 में कितना उत्पादन होगा, तो हमारे जो है 42 जो लाख मीट्रिक टन हो गए यहाँ पर 2021-22 होगा मित्रों, मतलब 2021-22 में इतना हमारा उत्पादन होगा। तो 2021-22 में कितना उत्पादन होगा मित्रों, तो हमारा उत्पादन होगा 42 लाख मीट्रिक टन का होगा। और यहाँ पर जो रबी दलहन होगा 24 और खरीफ दलहन होगा हमारा 18। तो रबी दलहन की बात करें तो इसमें 5% की वृद्धि हुई और 5% की जो है यहाँ पर खरीफ दलहन में कमी हुई, यहाँ पर कमी आएगा। और यहाँ पर 5 पॉइंट समथिंग होगा, यहाँ पर 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो इसकी वजह से रबी जो दलहन है यहाँ पर 24 इसकी उत्पादन होता है और 24 लाख मीट्रिक टन का, और खरीफ दलहन होता हमारा 18 लाख मीट्रिक टन का। और किस प्रकार याद रख सकते हैं, 6 का पाड़े याद रख सकते हैं। 1 2 3 18 6 चौक 24, 3 6 18 6 चौक 24, 3 6 18 6 चौक 24, 3 6 18 6 चौक 24 और 18 24 को जोड़ोगे तो 42 आएगा। याद हो गया होगा ना, 6 3 18 6 चौक 24, 18 24 42। पिछले साल की तुलना में जो वृद्धि और यहाँ पर कमी, और वृद्धि कितनी हुई मित्रों, तो 0 पॉइंट यहाँ पर समथिंग वृद्धि हुई है दलहन में, 0.35 की यहाँ पर जो है वृद्धि हुई थी, ठीक है, 0.35 की वृद्धि हुई थी। जब मैं आपको पीपीटी दूंगा तो मैं उस समय आपको दे दूंगा, ये उसमें इंक्लूड कर दूंगा, ये मैंने गलती से नहीं लिखा होगा इसमें। देखिए मित्रों राजस्थान में दलहन जो उत्पादन क्षेत्र है वो हमारा 2013-14 में जो 41 लाख हेक्टेयर से बढ़ करके 2020-21 में जो 61 लाख हेक्टेयर हो गया। मैं आपको बता रहा कि भाई उत्पादन जो है यहाँ पर जो उत्पादन क्षेत्र तो बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, लेकिन उसका प्रतिशत घट रहा है। तो प्रतिशत मैंने आपको बताया था कि शस्य प्रतिरूप में किस प्रकार उसका प्रतिशत घटा था। और उत्पादन जो क्षेत्र है वो हमारा 41 लाख हेक्टेयर था 2013-14 में, और हमारा 2020-21 में हो गया 61 लाख हेक्टेयर हो गया। तो याद रखना आपको 61। और जब मैं आपको बताऊंगा तिलहन का तो उस समय आप बताऊंगा कि 59 लाख हेक्टेयर उसका है उत्पादन क्षेत्रफल। और यहाँ पर बात करें दलहन की तो यहाँ पर 61 लाख है और कुल उत्पादन 42 लाख है। अब बात करें औसत उत्पादकता की मित्रों, तो यहाँ पर जो औसत उत्पादकता है यहाँ पर दलहन की, तो 1997-98 से 2001-2 में औसत उत्पादकता थी हमारी 472 और 2020-21 में हमारी औसत उत्पादकता रही है 692 की। कितनी रही है, 692 की जो यहाँ पर औसत उत्पादकता रही है। और इसमें जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि औसत उत्पादकता बढ़ी है, तो कितनी बढ़ी है, 42 से में 4 जोड़ दीजिए 46 बढ़ी है। तो 42-46 याद रख पाओगे, 46% यहाँ पर हमारी क्या बढ़ गई है, उत्पादकता बढ़ गई है 1997-98 से लेकर के 2020-21 तक, ठीक है।
ठीक है मित्रों, तो आपको याद रखना है कि भाई 46 जो है हम प्रतिशत हमारी औसत उत्पादकता जो है दलहन की बढ़ गई है। 1997-98 में थी हमारी 472 और 692 हमारी थी 2020-21 में। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा उत्पादकता का, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता हमारा, जो मैं बात करूं कि तिलहन जो हमारा तिलहन है दलहन है उसको साथ में लेकर यहाँ पर उत्पादकता का शायद क्वेश्चन बन सकता है, अदरवाइज यहाँ पर नहीं बनेगा। इतना जो है हार्ड क्वेश्चन नहीं बना है एग्जाम। 2016 में वो ग्राम सेवक एग्जाम में वो ऐसा पूछ लिया था क्वेश्चन, वो सच्चे प्रतिरूप वाला। एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, लेकिन उस समय ऐसा ही पूछ लिया था। उसने ऐसा नहीं पूछा था क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में रिपीट होता, पहले भी और उसके बाद भी। तो वो क्वेश्चन एक ऐसा हो गया जैसे कि सारे जो हैं एग्जामिनर वो उसको अपने पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए उस क्वेश्चन को उठाते हैं। तो वो क्वेश्चन ऐसा नहीं है डिफिकल्ट है, उस क्वेश्चन की रिपीटेंसी ज्यादा हो रही, केवल ऑप्शन में यहाँ पर छेड़खानी कर रहे हैं, केवल नीचे मतलब 1 2 या 2 3 3 4 ऐसे बना करके उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। और वो आगे कैसे बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया कि भाई उस प्रकार आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कर लिया 2016-17 में जो है यहाँ पर दलहन प्रथम आ गया था 19% सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ले लिया। अब हम देखते हैं दलहन फसलें कौन कौन सी है। रबी दलहन फसलों की मैं बात करूं मित्रों तो यहाँ पर चना है, सेम है, मसूर और मटर। और मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि किस ये कौन सी फसल किस जिले में सर्वाधिक होती है, क्योंकि सारे आपको जो जितने भी मेंटोर हैं जितने भी टीचर हैं वो आपको गलत बता रहे हैं। वो आपको जो पुराने आंकड़ों के आधार पर बता रहे हैं कि चना उस जिले में अधिक हो रहा। नहीं, अभी आंकड़े चेंज हो गए। 2019-20 में सरकार ने रिपोर्ट जारी की थी जिसमें संपूर्ण भारत की जो है कृषि जो कहाँ पर जो कौन सी फसल किस राज्य में किस जिले में सर्वाधिक होती है, मतलब किस राज्य में उस जिले में कौन सी फसल सर्वाधिक होती है वो भी उन्होंने बताए। तो उस डाटा के आधार पर मैं बताऊंगा कि कौन सी फसल जो है किस जिले में सर्वाधिक होती है। और वो अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया मित्रों और उससे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो मैं कह रहा हूँ आपका क्वेश्चन वो सही होगा। चना, सेम, मसूर, मटर। और खरीफ दलहन की मैं बात करूँ तो इसमें शामिल किया जाता है अरहर को, उड़द को, मोठ, मूंग, चवला। सबसे पहले तो आप इन फसलों को रट लीजिए, क्योंकि कईयों तो को यही पता नहीं होता कि भाई अरंडी किस प्रकार की फसल है, उड़द जो है खरीफ दलहन है या फिर रबी दलहन है। किसको तो ये भी नहीं पता कि भाई जो चवला है वो खरीफ है या रबी है। तो ऐसे हमें याद रखना होगा। मसूर जो है ये रबी दलहन है, जो है चना हमारी रबी दलहन है, और हमारे जो मटर है ये रबी दलहन है, और अरहर है, उड़द है, मोठ है, मूंग है, और ये चवला है हमारे खरीफ दलहन है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं चना की। तो चना हमारे जो है मित्रों, ये इसका उत्पादन आप जानते हैं कि किस राज्य के, मतलब अगला हमारे फसल है मित्रों चना। अब चना आप जानते हैं कि हमारे जो राजस्थान के पश्चिमी जिले में इसको विशेषतः उगाया जाता है, ये बीकानेर वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार आप बीकानेर की कंडीशन देखिए। कंडीशन क्या है, एक तो सर्वाधिक तापमान है और दूसरा यहाँ पर बात करें बलुई मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, बालू वाली जो मृदा है वो है बलुई मिट्टी, हल्की बलुई मिट्टी। तो इस प्रकार आप चना की कंडीशन बता सकते हो कि सर जी ये रबी में बोई जाती हैं, और यहाँ पर बात करें और रबी मतलब यहाँ पर जो अक्टूबर नवंबर वगैरह में बोई जाएगी, और ये हमारी 20 सेंटीग्रेड से 20 सेंटीग्रेड तापमान होगा जब बोया जाए। क्यों, क्योंकि भाई नवंबर अक्टूबर में ऑटोमेटिक तापमान कम ही होता है, दिसंबर वगैरह में। और जो है जब काटा जाएगा तो यहाँ पर मार्च अप्रैल में काटा जाएगा तो ऑटोमेटिक तापमान अधिक होगा। तो यहाँ पर जो है 30 से 35 सेंटीग्रेड जब कटर काटते हैं तब तापमान चाहिए होता है, और 20 सेंटीग्रेड जब बोते हैं तब चाहिए होता है। और मिट्टी वही बीकानेर वाली सर, वाह ठीक है सर, हो गया काम। बस आगे बढ़े। और सेंटीमीटर सब बीकानेर में देख लो कितनी बरसात हुए, 50 सेंटीमीटर वगैरह, वही कौन इतनी नहीं वजन कहीं करा सिंचाई करा। गुजरात में तो काफी ठीक हुआ, और वजन गुजरात में काफी मतलब एक तरीके से मैं बात करूं गुजरात वगैरह उस साइड में जो है काफी वर्षा होती है तो उनका उत्पादन भी अधिक होगा। लेकिन यहाँ पर बात करें बीकानेर साइड में तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, तो इसकी वजह से जो है किए जाती हैं क्या सिंचाई जो है हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसके माध्यम से यहाँ पर सिंचाई होती है चना की। तो इसकी वजह से यहाँ पर चना वगैरह बीकानेर में सर्वाधिक होते हैं। और बीकानेर की जलवायु है वो चना फसल के लिए उपयुक्त है, और वही हमारी जो जलवायु है वो चना के लिए क्या रहेगी, आदर्श जलवायु रहेगी। आगे बढ़ते हैं। चना की प्रमुख किस्में आपको याद रखनी है, क्योंकि किस्मों से क्वेश्चन बनेगा मित्रों। सारी जो है फसलों के मैं किस्में बताऊंगा, और ऐसी ऐसी किस्में बताऊंगा आपने नाम नहीं सुने होंगे, और मैं आपसे चाहूंगा कि प्लीज आप इन किस्मों को तो विशेष कर याद करना, ठीक है। देखिए चना की किस्में कौन कौन सी। एक तो हमारी जो इजी है वो देख लीजिए, वरदान सम्राट काबुली, वरदान सम्राट काबुली, वरदान सम्राट काबुली। किस प्रकार याद रखेंगे, बीकानेर में मैंने बताया
चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और इस प्रकार बात करें वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना बहती है और इसी को हम क्या मानते हैं, राजस्थान के लिए, पश्चिमी राजस्थान उसके लिए वरदान मानते हैं। तो चना की किस्म याद रख लीजिए, वरदान, याद रख पाएंगे। फिर यहाँ पर ये याद रख लीजिए भाई, जब यहाँ पर वरदान मिला तो वो सम्राट बन गया बीकानेर, और जब बाहुबली बन गया फिर उसके बाद वरदान मिलते हैं। आपको पता है कि कौन कौन सम्राट, कौन कौन बाहुबली बने, आपने इतिहास में देखा ही होगा, चाहे माइथोलॉजी में देखा हो तो कहीं कहीं देखा ही होगा ना, कि भाई वरदान मिलने के बाद व्यक्ति पावरफुल हो जाता है, उसको किसी भय नहीं रहता है। तो वरदान मिलने के बाद वो सम्राट हो गया, वो बाहुबली हो गया, तो वरदान सम्राट काबुली, ये तो याद हो गया ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जो है पश्चिमी राजस्थान का जो वरदान कहा जाता है हमारे इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। तो इस प्रकार आप उस वरदान से यहाँ पर चना की 3 किस्मों को याद रख सकते हो, वरदान, सम्राट, काबुली। और अन्य की बात करूं मित्रों तो यहाँ पर अन्य किस्में कौन कौन सी है, तो अन्य देख लीजिए, RSG2 है, BJ209 है, GNG 16 और RS10 है। इसको आप कैसे भी करके याद रखना होगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक दो याद रख लीजिए, RSG और BJ याद रख लीजिए, ठीक है, या काम हो जाएगा इतना। और वरदान, सम्राट, काबुली ये याद रख लीजिए। फिर मित्रों चना का उपयोग आप जानते हैं, दाल वगैरह, चना की दाल आती है, चीना कहते हैं वैसे तो इनको, चना कौन कहता है हमारे राजस्थान में, चीना। और जानवरों को खिलाने तथा माल्टा उद्योग में जो इसका उपयोग किया जाता है। और गेहूं व जौ के साथ जब चना बोया जाता है मित्रों, गेहूं और जौ के साथ, गेहूं जो ये आपको पता है कि रबी की फसल है, तो जब इसके साथ यहाँ पर चना को बोया जाता है तो इसको हम गोचनी कहते हैं या फिर बेजड़ कहा जाता है। और चना बीकानेर में सर्वाधिक होता है। तो ये आपको चना कंप्लीट हो गया होगा। अगली हमारी फसल है मित्रों मोठ। मोठ ने तो कौन कौन नाम सुन रहा है, राजस्थान में रेवड़ा और मोठ रा बड़ा नहीं खाईड़ा, ओहो कहीं बात करो तो मोठ का बड़ा भाई, मोठ का बड़ा है। मोठ कहाँ पर, तो बाड़मेर मापन घना ही वैसा, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, तो मोठ है, मान नागौर में भी घना ही हुआ है, तो मोठ बाड़मेर की साइड में, ठीक है। और ये खरीफ की दलहन फसलों में शामिल है। मोठ आपको पता है कि जब बरसात बारानी कश्मीर में ज़्यादातर इसको उगाया जाता है। और ये जो दलहन फसल होती है ना, खरीफ की दलहन फसल है, उसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है, क्योंकि राजस्थान में मोठ, मूंग ये जाने ज़्यादातर, और चीना वगैरह इतना नहीं होता जितना मोठ, मतलब सब जगह बोया जाता है। जैसे कि नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर तक मोठ बो सकते हैं। लेकिन चना वगैरह की बात करें तो उसके लिए कुछ उपयुक्त जलवायु वगैरह वही चाहिए होती है। तो चना ज़्यादातर नहीं बोया जाता। मेरे भी, अगर मैं गांव में रहता हूं तो वहां पर भी चना ज़्यादातर नहीं बोया जाता। एक दो कोई ट्यूबवेल हैं जहां पर चना बोया जाता है, लेकिन ज़्यादातर मोठ जो है आपको सब खेतों में देखने को मिल जाएगी, जो हमारे थड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार जो खरीफ की जो दलहन फसल है उसमें यहाँ पर मोठ जो है ये सर्वाधिक भूभाग पर बोया जाता है। वैसे आपको पता है कि राजस्थान में जो बाजरा है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है। तो ये तो नॉर्मल फैक्ट है, आपको पता ही है। आगे हम मित्रों उड़द की बात करें तो उड़द का हलवा तो खाया होगा उड़द। तो उड़द जो है ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। वैसे जानते हैं उष्णकटिबंधीय मतलब जो ट्रॉपिकल क्षेत्र होता है, जैसे कि हमारा भूमध्य जो रेखा है, विषुवत रेखा, उसके आसपास वाला क्षेत्र आप जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिकल जोन। तो इसमें जो है यहाँ पर ये पौधा है, और इसके लिए मृदा वही चाहिए जो हमारे सवाई माधोपुर में मिलती है। सवाई माधोपुर में कौन मिलेगी भाई, वहाँ पर नदी बहती है तो दोमट मिलेगी ना, और कौन सी मिलेगी, तो दोमट मृदा मिलेगी। तो वहाँ पर सवाई माधोपुर में है वो, तो सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली वाला वो क्षेत्र, वहाँ पर जाए कोटा में, वहाँ पर चंबल नदी वगैरह बहती है, और भी नदियाँ बहती हैं। तो उसी प्रकार सवाई माधोपुर जो है उड़द का सर्वाधिक उत्पादन करता है मित्रों। और उड़द आपको सवाई माधोपुर याद रखना है। और मुझे लगता है ये डाटा चेंज हुआ, पहले शायद झालावाड़, शायद बांसवाड़ा, ऐसा कुछ था पहले उड़द सर्वाधिक होती थी। अब यहाँ पर उड़द जो होती है सवाई माधोपुर में होती है। मोठ हमारा बाड़मेर में होता है, और चना हमारा बीकानेर। मैं जो भी बता रहा हूँ एकदम ऑथेंटिक बता रहा हूँ। पता नहीं कितनी वेबसाइट से, पता नहीं कितने जो है रिपोर्टों से मैंने ये पीपीटी बनाई है। तो आप इसका आदर जरूर कीजिए। ऐसा मत कहना कि भाई ये गलत है, वो गलत है। आपके नोट्स में गलत हो सकता है मित्रों, ये कंटेंट गलत नहीं होगा। उड़द जो है ये उष्णकटिबंधीय पौधा है, और इसके लिए दोमट अथवा भारी जो दोमट मिट्टी होती है वो उपयुक्त रहती है। और उड़द जो है ये हमारी सवाई माधोपुर में, राजस्थान में सर्वाधिक जो है उत्पादित होती हैं। फिर चौड़ा, अरहर वगैरह इनका केवल आप याद रख लीजिए मित्रों। हमारा जो उत्पादन कहाँ पर सर्वाधिक होता है उससे काम चल जाएगा। यहाँ पर आपको ये किस्में वगैरह याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। चौड़ा झुंझुनू में सर्वाधिक होता है, और अरहर हमारा बांसवाड़ा में होता है। चौड़ा झुंझुनू, चौड़ा झुंझुनू है, चिड़ावा चौड़ा, इस प्रकार याद रख सकते। चिड़ावा जो है झुंझुनू में है, तो चौड़ा भी झुंझुनू में होगा। अरहर बांसवाड़ा में है, अरहरे बांसवाड़ा, ठीक है। तो वहाँ पर माही नदी बहती है, बांसवाड़ा हमारा डूंगरपुर, तो बांसवाड़ा में आप याद रख लीजिए अरहरे, ऐसे करके कुछ बांसवाड़ा। और फिर मसूर कौन सा है, तो मसूर जहाँ पर संतरे होंगे वही मसूर होगा, ठीक है। जो एक तरीके से राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, और नागपुर तो वैसे ही प्रसिद्ध हमारे भीमराव अंबेडकर का वहाँ पर एक तरीके से स्मारक भी है। तो जो
और अन्य भी चीज़ें नागपुर में देखने को मिलती है, जैसे कि हमारा जो आरएसएस है उसका भी मुख्यालय वहीं है शायद। तो इस प्रकार नागपुर मशहूर हैं। तो ये हमारा राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, हम झालावाड़ को कहते हैं संतरे उत्पादन के लिए। तो इस प्रकार राजस्थान का कौन सा मशहूर होगा, तो झालावाड़ होगा। और मशहूर इस प्रकार सर्वाधिक उत्पादन हो गया झालावाड़ में। याद करवाने की ऐसी ट्रिक है मेरे पास, मैं ये फालतू की झंझट नहीं कर सकता, ये ऐसे आप वर्ड राइमिंग कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता मित्रों। जो क्षेत्र में जिस क्षेत्र में जो प्रसिद्ध है ना, उसी के आधार पर याद रखी जाती है चीज़ें। जैसे कि हमारी बात करें उड़द, उड़द किस प्रकार याद रखे भाई, दोमट मिट्टी से। दोमट मिट्टी कहाँ मिलती है, सवाई माधोपुर वगैरह वहाँ मिलते हैं, तो वो सवाई माधोपुर हो गया। अब चना की बात करें, चना की बात करें तो ये हमारा बीकानेर में होता है। क्यों, क्योंकि बात करें इसमें हल्के जो बलुई मिट्टी चाहिए होती है वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह से यहाँ पर चना जो है उपयुक्त, जो चना के लिए उपयुक्त जो है हमें देखने को मिलती है, जो आदर्श जलवायु वो हमें बीकानेर में देखने को मिलती है। राजस्थान में तो इस प्रकार बीकानेर हो जाएगा, है मोट बाड़मेर में हो जाएगा। कुछ इस प्रकार याद रखा जाए। चमोला की बात करें चिड़ावा झुंझुनू से याद रख लेना। अरहर की बात करें तो बांसवाड़ा माही नदी करक रेखा वहाँ पर गुजरती है, तो करक रेखा गुजरती है। अरे भाई यार अरे कहीं बात होगी, करक रेखा गुजरा बांसवाड़ा में। भाई डूंगरपुर में थोड़ी सी सीमा छूती है, बांसवाड़ा में पूरी एकदम कुशलगढ़ तहसील को दक्षिण साइड में जो है धकेल देती है। तो इस प्रकार एक तरीके से बड़ी वाहवाही वाली बात होगी, भाई अरे हरे आपके तो जिले से करक रेखा गुजरती है, हमारे जिले से गुजरती नहीं है। तो अरहर आप बांसवाड़ा से याद रख लेना। और मूंग की मैं बात करूं मित्रों, तो मूंग हमारे नागौर का है। तो मूंग मोट ये जानते हो, मूंग नागौर का है, ठीक है। तो मूंग भाई नागौर है। मूंग नागौर क्यों है, क्योंकि धातु उद्योग है यहाँ पर, जो इसको धातु नगरी कहा जाता है हमारे नागौर को। तो इस प्रकार जो धातु वाली जो सामान है, जैसे कि आपको ट्रैक्टर चाहिए, आपको जो है ट्रॉली बनवानी है, तो वो महंगी चीज़ है भाई। मूंग और नागौर है, ऐसा मूंग और नागौर है, तो मूंग यहाँ पर नागौर हो गया। अगला हमारा मित्रों वाणिज्यिक फसलें। कौन सा, वाणिज्यिक फसलें। वाणिज्यिक फसलें मतलब ऐसी फसलें जिनको बेच करके किसान क्या कमाता है, पैसे कमाता है। पैसे तो कमाता है लेकिन तुरंत कमाता, क्यों, क्योंकि उनका प्रत्यक्ष रूप से सीधा यूज किसान कभी नहीं करता। कपास का वो सीधा नहीं है कि कपास को ऊपर वो ओढ़ लेगा, भाई मैंने सूती कपड़ा बना लिया। गन्ना का ऐसा नहीं है कि भाई वो चलो ये शक्कर बनाते गन्ने से हमारे घर में, ऐसा नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए तंबाकू हो गया, अब तंबाकू सीधा थोड़ी खाई जाए, उसका प्रसंस्करण वगैरह किया जाएगा। और दूसरी तरफ बात करें गंवार वगैरह, तो गंवार कभी खाते हो क्या घर में, इसका यूज़ थोड़ी होता है, उसको बेचती हैं। और दूसरी तरफ बात करें खजूर, तो खजूर की बात करें तो ये भी हमारी वाणिज्यिक फसल है। और इसबगोल को कौन खाता, गोड़ा जीरा, तो ये भी बेची जाती है। जीरा की बात करें तो भाई थोड़ा सा रख लो जीरा, सब्जी में काम ले लेना। अब ऐसा तो नहीं है कि लाभ मतलब एक तरीके से फाकिया मार होते जीरे की हैं, तो यूँ तो है नहीं। तो जीरो अपन खाई वाणिज्यिक फसल है। और दूसरी तरफ बात करें कपास की, तो कपास मैंने बताया कि वाणिज्यिक है। और कपास को वैसे मित्रों तिलहन में भी शामिल किया जाता है। और इसलिए क्यों, कईयों को नहीं पता है कि तिलहन में कपास को शामिल किया जा सकता है नहीं, क्योंकि इसमें आपको पता है कि वो बीज निकलता है, बिनोला जिनको कहते हैं, तो उससे तेल निकलता है और उसकी खड़ भी आती है ना। तो कपास से मतलब कपाया किया करे बिने, तो उनके जो बिनोला होता है उनके मित्रों तेल भी निकल जाता है उससे। तो इस प्रकार उसको तिलहन में भी शामिल कर सकते हैं हम। लेकिन आप यहाँ पर वाणिज्यिक फसल के तौर पर इसको याद कर लेना, ठीक है। देखिए, और फिर हम ये इतनी ही 8 फसलें हैं, बस हैंट आ रहे वो अब थे 8 फसलें, जल्दी से हम कवर कर लेंगे। वाणिज्यिक फसलें, वाणिज्यिक या नकदी फसलों में खाद्यान्नों के अतिरिक्त वह फसलें आती हैं जिससे कृषकों को होगा, यहाँ पर किसानों को नकदी की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जो है गन्ना, तंबाकू, फाइबर जो है रेशे वाली, यानी हमारा जूट हो गया, हमारा जो है कपास हो गया, इनको हम शामिल करते हैं। और जूट वगैरह राजस्थान में उत्पादित नहीं होता है, तो इस प्रकार हम ज़्यादातर राजस्थान में उत्पादित नहीं होता है। शायद उत्पाद एक तरीके से अपवाद के रूप में कहीं मिल जाए, लेकिन बड़े तौर पर यहाँ पर उत्पादन नहीं होता है। इकोनॉमिक सर्वे में भी नहीं है इसका नाम। तो इस प्रकार जूट को यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे, इसको भारत के तौर पर शामिल किया जाता है। और आपको पता है कि इस बार वीडियो मेंस में ये सब कुछ अच्छा काम किया कि कृषि वगैरह ये जितने भी टॉपिक है, उद्योग, गरीबी, बेरोजगारी, उनको राजस्थान के संदर्भ में रख दिया। तो इस प्रकार ये अच्छी बात है, नहीं भारत का भी याद रखना पड़ता था। फिर देखिए गन्ना की बात करूं मित्रों, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं गन्ना जिनसे चीनी बनाई जाती है, चीनी, शक्कर, खांड ये बनाई जाती है। 1937 में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन नाम से एक उद्योग जो स्थापित होता है, जो गन्ना से चीनी जो बनाता है, और राजस्थान का एक तरीके से मैं बात करूँ दूसरा था, क्योंकि पहला तो हमारा 1932 में मेवाड़ में ये भोपाल सागर बनता है,
हैं। भोपाल सागर में जो मेवाड़ शुगर मिल स्थापित होती हैं, उसके बाद हमारी 1937 में बीकानेर में होती है, जो आगे जा कर के यहाँ हमारी 1945 से लगभग गंगानगर के नाम से मतलब उसका नामकरण हो जाता है। फिर 1956 में आगे जा कर के राजस्थान का अधिग्रहण हो जाता है। उसके बाद 1968 से वहाँ पर चुकंदर से जो है चीनी बनाई जाने लगती है। फिर उसको जो 2016 में इसको करीमनगर में यहाँ पर करीमपुर में इसको स्थानांतरित किया जा रहा है। और इसकी जो है कई फैक्ट्रियाँ भी हैं जहाँ से वो क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं जो हमारे शराब उनका अलवर वगैरह, प्रतापगढ़ वहाँ से, जोधपुर वगैरह, और उनका जो है शराब वगैरह को पैक करने के लिए बोतलें चाहिए, तो उसके कई ऐसे सेक्टर मतलब ऐसे संयंत्र है जो वहाँ पर ग्लास जो है कांच का उत्पादन करते हैं, जैसे कि हमारा जो धौलपुर वाला हो गया, द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स वगैरह। तो ये हमने बात की थी जब हमने कृषि आधारित उद्योग पढ़े थे। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं गन्ना। तो गन्ना में कुछ आपको याद रखना इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है एकदम विशेष तौर पर कि जो 2021-22 हमारा उत्पादन होगा मित्रों, कितना होगा, अग्रिम उत्पादन होगा हमारा 2.47 लाख मीट्रिक टन होगा, किसका, गन्ने का उत्पादन होगा। और कमी पिछले साल की तुलना में कितनी हुई, तो 37.41 की कमी हुई है। और गन्ना से इतना अच्छा क्वेश्चन बनेगा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आप इसका आंसर दीजिए, मैं कहता हूँ आप आंसर नहीं दे पाएंगे, भले ही आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया हो। ऐसी कौन सी फसल है जिसका राजस्थान में पिछले साल की तुलना में इस बार सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है? तो कौन सी है, वो गन्ना है। कौन सी है, गन्ना है। कितनी कमी हुई, 37.41% की। उत्पादन क्षेत्रफल कितना है, 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर केवल उत्पादित की जाती है। वही हमारा गंगानगर वाला क्षेत्र है, गंगानगर हो गया, उधर थोड़ा सा कोटा साइड जाएंगे, मतलब जो हमारा हाड़ौती साइड, चित्तौड़गढ़, उदयपुर वाला, बूंदी वगैरह, वहाँ पर थोड़ा सा उत्पादन होता है, मतलब छुटपुट होता है। तो गन्ना एक प्रमुख व्यापारिक फसल है मित्रों, जो मूल रूप से एक भारतीय पौधा है। और विश्व में भारत और हमारे ब्राजील हैं, उनका कंपटीशन चलता रहता है। और क्यूबा का, चीनी के उत्पादन में क्यूबा का जाएगा, और गन्ने के उत्पादन में हमारा भारत और ब्राजील में उत्पादन में चलता रहता है कंपटीशन। तो भारत कभी प्रथम रहा था और कभी ब्राजील रहता। अभी वर्तमान की बात करें तो कहा जा रहा है कि जो हमारा भारत है वो प्रथम स्थान पर है। और राजस्थान, पूरे भारत की बात करूँ तो भारत में हमारा यूपी जो है, यूपी उत्तर प्रदेश, वहाँ पर जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है। और राजस्थान में बात करें तो गंगानगर में सर्वाधिक उत्पादित होता है। गन्ने की खेती के लिए वही जो गंगानगर में होता है, यानी गंगानगर में ऐसा तो है नहीं कि भाई वर्षा ज़्यादा होगी, लेकिन गंगनहर है, वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक रावतसर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ शाखा बहती हैं वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, तो ऑटोमेटिक पानी तो है ही वहाँ पर, तो गन्ना का उत्पादन होगा। और बूंदी वगैरह वहाँ पर चित्तौड़गढ़, आपको पता है कि वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो इस प्रकार 15 से 24 सेंटीमीटर इसको, मतलब 15 से 24 सेंटीग्रेड तापमान चाहिए होता है, और 100 से 200 सेंटीमीटर इसको वर्षा चाहिए होती है वार्षिक। बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, ये जिलों में उत्पादित होता है। और गंगानगर में सर्वाधिक उत्पादित होता है हमारे राजस्थान में। गन्ने में मित्रों कुछ रोग होते हैं, एक तुम्हारा लाल सड़न रोग होता है। रोगों का याद रखना विशेषकर आ जाता है, छाछा रोग किसमें होता है, झुलसा रोग किसमें होता है, रेड क्रॉस रोग किसमें होगा, तो गन्ना में होता है रेड क्रॉस हो गया, पायरिला हो गया, कंडवा हो गया, कंडवा, पायरिला, रेड क्रॉस, लाल सड़न रोग, ये गन्ना में होते हैं। और गन्ना गंगानगर वैसे याद हो जाएगा। आगे बढ़े, तंबाकू खाई होगी आपने, क्या नहीं खाई है आप, अच्छे सारे अच्छे एकदम भावी कर्मचारी हो, तो इनका परहेज ही रखा करो चीज़ों का। तो तंबाकू की बात करें मित्रों, तो तंबाकू का पौधा भारत में सर्वप्रथम, जानते ही हैं, इतिहास में पढ़ा ही होगा इस फैक्ट को, अब क्या पढ़ाऊँ मैं, 1508 में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। और तंबाकू के लिए 20 से 35 सेंटीग्रेड तापमान चाहिए होता है। और यहाँ पर बात करें तंबाकू, अलवर उद्योग जो हमारा भरतपुर वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो है सर्वाधिक इसका क्या होता है, उत्पादन होता है तंबाकू का, ठीक है। और 1508 में पुर्तगालियों द्वारा ये लाया गया था। और 50 से 100 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है मित्रों। और तंबाकू एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, तो आप देख सकते हैं भाई तापमान अधिक चाहिए है और वर्षा भी ठीक ठाक चाहिए है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा उष्णकटिबंधीय पौधा ही होगा। तो इस प्रकार मित्रों जो तंबाकू है, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र वहाँ पर होता है। अलवर में जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर, जहाँ पर बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है ना, वहीं पर हमारे तंबाकू का उत्पादन सर्वाधिक होता है। आज तक आपने बाजरा बाड़मेर को रटा होगा ना, मुझे लगता है, या आगे से तैयार हो जाए अलवर होगा। तंबाकू का पौधा भारत में सर्वप्रथम 1508 में पुर्तगालियों द्वारा 20 से 35 सेंट के, कुछ याद नहीं रखना यहाँ पर। और राजस्थान में तंबाकू की 2 किस्में प्रमुख है, आपको याद रखनी है। एक तो हमारी निकोटिना टुबेकम और दूसरी हमारी है निकोटिना रास्टिका। क्या, एक तो हमारी है निकोटिना टुबेकम, दूसरी हमारी है मित्रों
निकोटिना रास्टिका, निकोटिना टुबेकम, टुबेकम तंबाकू, टोबैको टोबैको ऐसे याद रख सकते हो, टोबैको टुबैको ऐसे याद रख सकते हो आप कि निकोटिना टुबैकम और निकोटिना रास्टिका, निकोटिना रास्टिका, ये काफ़ी अच्छे नाम है, निकोटिना रास्टिका और हमारे निकोटिना टुबैकम। और कहाँ पर होता है सर्वाधिक उत्पादन? तो हमारा सर्वाधिक उत्पादन होता है अलवर में। तंबाकू की मैं बात करूं मित्रों तो यहाँ पर जो है इसके झुंझुनू में भी इसका उत्पादन किया जाता थोड़ा बहुत, और जो सवाई माधोपुर करौली वहाँ पर भी इसका उत्पादन किया जाता है, क्योंकि इसके लिए जो मृदा आवश्यक होती है मित्रों वो हमारी जलोढ़ मृदा या फिर जो चिकनी मटियार मृदा होती है वो आवश्यक होती है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर झुंझुनू, सवाई माधोपुर करौली वगैरह यहाँ पर भी इसका उत्पादन किया जाता है तंबाकू का। तो आपको याद रखना, और तंबाकू की 2 किस्में आपको नहीं भूलना है, निकोटिना टुबैकम और हमारी निकोटिना रास्टिका। और राजस्थान में सर्वाधिक जो रास्टिका है वही सर्वाधिक बोई जाती है और निकोटिना टुबैकम यहाँ से सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे मित्रों गंवार, गंवार कौन सा? जवार नहीं, गंवार। गंवार की मैं बात करूं मित्रों तो यहाँ पर जो है ये इसका उपयोग है वो हमारा कपड़ा उद्योग में किया जाता है, श्रृंगार में, और विस्फोटक जो सामग्री होती है उसको बनाने में किया जाता है। तो गंवार की बात करें तो यहाँ पर, और आपको शायद याद होगा 2011-12 शायद 13-14 उस समय गंवार के कितने भाव बढ़े थे, एकदम 30-40 हज़ार हो गए थे प्रति क्विंटल। तो उस समय कईयों ने फ़ायदा उठाया था। तो जो गंवार है उसका उपयोग किया जाता है कपड़ा उद्योग, श्रृंगार और हमारे जो विस्फोटक सामग्री उसको बनाने में। गंवार का उत्पादन बढ़ाने हेतु मित्रों राजस्थान में दुर्गापुरा, आप जानते हैं यहाँ पर कृषि अनुसंधान केंद्र है राष्ट्रीय, तो यहाँ पर जो है ये उन्नत किस्में तैयार करता है। कौन सा? दुर्गापुरा में स्थित हमारा कृषि अनुसंधान केंद्र। किसके लिए? गंवार का उत्पादन बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी जो है गंवार मंडी जोधपुर में, सारा कुछ जोधपुर में होगा गंवार से संबंधित। गंवार मंडी जोधपुर में है, गंवार गम उद्योग भी जोधपुर में है, और गंवार गम जांच लैब है वो भी हमारी जोधपुर में है। तो यहाँ पर कोई याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गंवार विशेषकर याद रखना, जोधपुर से हर चीज़ संबंधित होगी। और जो दुर्गापुरा वाला जो है वो यहाँ पर इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उसके लिए किस्में है वो तैयार करता है। अब जो है मित्रों की गंवार के लिए बात करें भाई, और गंवार ये राजस्थान का इसमें प्रथम स्थान है। कहाँ पर? भारत में। तो राजस्थान में जो है भारत में जो है राजस्थान का प्रथम स्थान है किसमें? गंवार के उत्पादन में। और लगभग मित्रों ये 78% यहाँ पर उत्पादित करता है किसको? गंवार को। पूरे भारत में लगभग 80% ही मान लीजिए आप, ये हमारा जो राजस्थान है वो गंवार का उत्पादन करता है। और गंवार जो है ये सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादित होता है? तो ये जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू बीकानेर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है किसका? गंवार का। और गंवार वैसे हमारे नागौर वगैरह यहाँ पर भी होता है, मतलब जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको याद रखना विशेषकर ये कि भाई राजस्थान का इसमें जो है पूरे देश में यहाँ पर प्रथम स्थान है गंवार के उत्पादन में, और गंगानगर, हनुमानगढ़ वगैरह यहाँ पर जो है सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है किसका? गंवार का। आगे बढ़ते हैं। अगला है मित्रों हमारा खजूर, खजूर। ठीक है, खजूर अनुसंधान कहाँ पर है? खजूर अनुसंधान केंद्र तो हमारा बीकानेर में, और सर्वाधिक जो है बीकानेर क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है खजूर की। और जो खजूर की प्रमुख किस्में हैं मित्रों, ये हमारा जो खजूर अनुसंधान केंद्र है ये बीकानेर वाला, वही जो है खजूर की काफ़ी किस्में तैयार की है उसने, जिसका नाम है हिवानी, मैंजूल, अरबी खजूर, बहरी, जाहिदी। ये आपको अरबी नाम लग रहे होंगे, तो खजूर अरबी है तो खजूर। ठीक है, तो इस प्रकार हिवानी, मैंजूल, अरबी खजूर, बहरी, जाहिदी। तो हिवानी, मैंजूल आपको याद रखनी, विशेषकर हिवानी और मैंजूल ये आपसे पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं कि खजूर में जो लगने वाला प्रमुख रोग है वो हमारा ग्रोफियोला। क्या नाम है? ग्रोफियोला। पायरेला कहाँ पर था? पायरेला गन्ना में था, लाल सड़न गन्ना में था जी। और कौन सा और हमारा था? ये रेड क्रॉस, ये भी गन्ना में था, और कंडवा भी गन्ना में था। लेकिन ग्रोफियोला का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो हमारा खजूर में होगा। और देश की पहली व एशिया की दूसरी सबसे बड़ी, देश की तो नंबर 1 है, और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खजूर पौध प्रयोगशाला वो हमारी जोधपुर के चौपासनी जो है ना वहां पर यहाँ पर स्थापित की गई है। किसको? खजूर पौध प्रयोगशाला को। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे मित्रों इसबगोल, घोड़ा जीरा। नाम तो सुना ही होगा घोड़ा जीरा का। तो राजस्थान में इसको घोड़ा जीरा कहा जाता है और पूरे भारत में इसको इसबगोल कहा जाता है। विशेषकर ये राजस्थान में ही उत्पादित होता है और विशेषकर भारत में ही उत्पादित होता है।
विश्व का तो लगभग 80% इसबगोल भारत में पैदा होता है और भारत का लगभग 40% तो है वो हमारा केवल झालोर उत्पादित कर देता है। तो इस प्रकार मान लीजिए 60-70% हमारे इसबगोल राजस्थान में ही होता है और 40% भाई साहब अकेला झालोर ले जाता है। हमारे नागौर में भी होता है, हम भी मतलब ये इसबगोल वगैरह की खेती करते हैं, हमारा होता भी उत्पादित भी होता है, काफ़ी अच्छी पैदावार देता है ये। तो नागौर जो जालौर वगैरह बाड़मेर यहाँ पर जो है इसका उत्पादित किया जाता है। तो घोड़ा जीरा इसबगोल, और यहाँ पर बात करें मित्रों तो इसके जो प्रमुख उत्पादक जिले वो जालौर हो गया, बाड़मेर, सिरोही, नागौर, पाली, जोधपुर हैं। और विश्व का लगभग 80% इसबगोल भारत में और 40% इसबगोल जालौर में, भारत का 40%। और इसबगोल है ये एक औषधीय पौधा है, इसका निर्माण औषधि निर्माण में शायद आपने घोड़ा जीरा नहीं, वो आड़िया होता है, एक तो आड़िया होता है जो घोड़ा जीरा की तरह ही दिखता है। तो कहा जाता है जो दुबला पतला होता है तो आड़िया पीना चाहिए। तो ऐसे ही घोड़ा जीरा वगैरह इनके भी काम होते हैं जो आपको मजबूती देते हैं। तो औषधि निर्माण में, कपड़ों की रंगाई छपाई में, जिस प्रकार गंवार क्या किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में है, और फाइबर वुड फूड जो होता है, फाइबर फूड, उनके निर्माण में इसका किया जाता है उपयोग। मंडोर जोधपुर में यहाँ पर एक कृषि अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर जो है इसबगोल पर शोध कार्य किया जा रहा है कि भाई इसके जो डीएनए में उसका जो है संरचना को परिवर्तित करके किस प्रकार हम उन्नत किस्में तैयार कर सकते हैं, तो वगैरह वगैरह ये यहाँ पर शोध कार्य किया जाता है। कहाँ पर? जोधपुर में। और राजस्थान का मैं बात करें मित्रों तो ये औषधीय महत्व की फसल होने के जो भी औषधीय महत्व की जो फसल है निर्यात होती है हमारे राजस्थान से, उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है वो हमारे इसबगोल का ही होता है, इस घोड़ा जीरा का होता है। तो घोड़ा जीरा है, तो जब जीरा घोड़ा हो गया तो बहुत तेज़ी से दौड़ेगा, तो निर्यात वगैरह में फर्स्ट स्थान आता है जालौर का घोड़ा जीरा, ठीक है। और आबू रोड में मित्रों एक कारखाना बना हुआ है इसबगोल का, जहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन वगैरह ऐसा भी निर्माण किया जाता है वस्तुओं का। तो माउंट जो आबू रोड है वो आबू रोड में हमारा इसबगोल का यहाँ पर कारखाना स्थापित किया गया है। तो भूलना नहीं है आपको इसबगोल का कारखाना आबू रोड। और अनुसंधान कहाँ पर किया जा रहा है, मतलब इस पर रिसर्च कहाँ पर की जा रही है, तो जोधपुर में इस पर रिसर्च की जा रही है। और जालौर हमारा सर्वाधिक उत्पादित करता है इसबगोल को। जीरा के बिना तो भाई रायता वगैरह सब अधूरा है। तो जीरा की बात करें, ये रबी फसल है, जीरा ऑटोमेटिक आप रबी है, पाड़ा वगैरह पड़ता है, जीरा पर ही पड़ता है। तो जब रबी बोई जाती तभी तो पाड़ा पड़ रहा है इस पर, छाछिया हो जाता है जीरा। ऐसा नाम तो सुने होंगे ना, छाछिया भाई, रेड क्रॉस, ग्रोफ येलो, ऐसा तो राजस्थान में नाम यूज करते नहीं। अपन छाछियो कहवे, कीड़ा पड़ना कहवे, यही कहवे ना राजस्थान में। तो छाछियो गो, जुड़सो लागो, जड़गो, जीरो बढ़िया करे ना भाई। आदो माने तो आदो आला जो खेत वो खाली होगा बड़बड़, तो काफ़ी ज़्यादा धूप रही थी। तो छचिया, जुलसा, उकटा ये कुछ जीरो में प्रमुख रोग हैं। जिस प्रकार ग्रोफियोला ये खजूर का था, खजूर भाई विदेशी फसल है तो नाम भी उसका रोग भी विदेशी होगा, तो ग्रोफियोला यहाँ पर विदेशी वहाँ पर रोग है। और प्रमुख किस्में कौन कौन सी, तो जीरे की एक किस्म आपको भूलना नहीं मित्रों, कभी भी एग्जाम आ सकती है कि RSISC और 43 ये किसकी किस्म है, तो जीरा की किस्म है। RHB हो गया, RSG हो गया, CSH हो गया, या कुछ अन्य जो शुरुआती जो नाम होते हैं ना वो आपको रटने होंगे मित्रों, ठीक है ना। एग्जाम पास करना है तो कुछ चीज़ें आपको एफर्ट डालने होंगे, हर चीज़ आसान नहीं होती है। तभी तो कहते हैं कि भाई क्यों इसका कम लोगों का सिलेक्शन होता है। सिलेबस कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ चीज़ें हार्ड होती हैं जो कुछ ही बच्चों को याद हो पाती है और उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं और वो गलत हो जाते हैं। तो जीरा रबी फसल, जीरा बाड़मेर में सर्वाधिक होता है, याद रखना है, जीरा बाड़मेर। और जालौर में हमारा होता है कौन सा, इसबगोल, घोड़ा जीरा। तो जालौर बाड़मेर में हमारा जीरा था बाड़मेर में, और जब उधर गया पूर्वी साइड में तो घोड़ा बन के चला गया, तो घोड़ा जीरा जालौर में हो गया। जीरे में प्रमुख रोग छचिया, जुलसा, उकटा, और प्रमुख किस्में RSISC एंड 43। अगला हमारा मित्रों कपास एक मूलतः भारतीय पौधा है। कपास के प्रमाण तो आपको मिले ही होंगे ना। एक बात करें तो मेहरगढ़, शायद मेहरगढ़ ऐसा कुछ नाम है, ये पाकिस्तान में जगह पड़ती हैं, वहाँ से हमें कपास के प्राचीनतम प्रमाण मिले, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन प्रमाण मिले। तो कपास एक मूलतः भारतीय पौधा है। और कहाँ पर उत्पादित किया जाता है सब जानते हैं, बच्चा जानता है कि भाई महाराष्ट्र में उत्पादित होता है सबसे ज़्यादा, ये वगैरह वगैरह, गुजरात वगैरह इस साइड में सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर काली मिट्टी है, काली मृदा है, दक्कन का पठार, गुजरात, महाराष्ट्र है, ये उस क्षेत्र में यहाँ पर विस्तृत है। तो काली मिट्टी जहाँ पर है वहाँ पर कपास का उत्पादन होगा। तो नमी युक्त काली मिट्टी चाहिए होती है उसको, कपास को। और राजस्थान में बात करें, विशेषकर राजस्थान मित्रों, एक बात करूं, कपास पे कुछ अलग अपनी खासियत है कि काली मिट्टी जहाँ पर नहीं है ना वहाँ पर भी कपास का उत्पादन होता है। जैसे कि मेरे गांव में ही हो गया, यहाँ पर नहीं है हमारे काली मिट्टी, ये वैसी हल्की बलुई मिट्टी है नागौर वाली।
तो फिर भी यहाँ पर कपास काफी अच्छा उत्पादन देता हमारा, और हमारे प्रॉफिट में यही आता कपास, मतलब जो रुई है, नरमा, वही ज्यादातर हमें पैदावार देता। और मुझे इसका लगता है कि यहाँ पर इसकी अलग अलग किस्में की वजह से यहाँ पर कुछ ऐसी किस्में हैं जैसे कि उन्नत किस्में, जो अच्छी किस्में होती है, जो हमारे महाराष्ट्र वगैरह वहाँ पर मतलब वहाँ का रेशा अच्छा होता है, मजबूत होता है, काफी चिकना रेशा होता है। और हमारे वाली थोड़ी सी मतलब मुर्दी मार्दी होती है, जैसे कि जो बिणिया अपन क्या करे, भिणिया क्या करे राजस्थान में, और यहाँ पर उन्होंने किताबों ने लिख दिया बनिया। बनिया कौन का, बिणिया क्या करे, कहीं क्या करे बिणिया। और अभी चोब रहे हैं, अभी जो है उसकी बुआई की जा रही है, हमारे जो है यहाँ पर गाँव, हमारे खेत में अभी बुआई चल रही है बिणियों की। तो यहाँ पर इनको बिणिया कहा जाता है। जब मैंने इसको देखा था पहली बार बनिया बनिया, तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं यह बनिया क्या होता है, भाई बनिया होता क्या एक्चुअली में। तो बनिया तो हम जानते हैं कि भाई बनिया एक जाति होती है, तो मैं कंफ्यूज हुआ था। लेकिन बाद में जब बढ़िया बढ़िया कुछ, मैंने कहा हमने राजस्थान में इसको क्या कहते हैं, तब मुझे याद चला बिणिया क्या है भाई, हाँ तभी तो उन्होंने बिणिया को बेणिया लिख दिया। मुझे चाहिए था, मैं सोच रहा हूँ उनको बिणिया क्यों नहीं लिखा, भाई राजस्थानी का कहाँ तो अपमान हो रहा है कि भाई बिणिया कोई देखेगा तो कुछ और सोचेगा, तो उन्होंने बढ़िया लिख दिया। नहीं, बिणिया लिखो भाई, जो राजस्थानी है वैसा लिखो, खड़ा है तो खड़ा लिखो, या कोई ने खल लिख दिया, खल की जगह, मतलब खड़, आप तो खड़ किया करना भाई, खड़ है और सरसोरी खड़ है वगैरह वगैरह, तो खड़ किया करा आप, लेकिन अटार देखो खल लिख दे, तो राजस्थानी अपमान है एक तरीका देखे तो ये। तो यहाँ पर जो बात करें तो बिणिया इनको कहते हैं ग्रामीण भाषा में। तो बढ़िया बढ़िया ऐसे आप मत याद रखना, क्योंकि फिर आपके लिए रटने वाला हो जाए कि भाई बढ़िया रटो, ग्रामीण भाषा में इसको बढ़िया कहते हैं, बढ़िया कहते हैं, नहीं बिणिया कहते हैं, आप बिणिया याद रखेंगे। इसको सफेद सोना, गोल्डन जो है वाइट गोल्ड कहा जाता है, जिस प्रकार ब्लैक गोल्ड होता है, काला सोना होता है, सुनहरा सोना होता है, तो वैसे ही सफेद सोना हमारा किसको कहा जाता है, हमारे कपास को कहा जाता है। हरा सोना पेड़ पौधों को कहा जाता है, वनस्पति को कहा जाता है। काला सोना की बात करें तो पेट्रोलियम पदार्थ, मतलब जो खनिज पदार्थ होता है, कोयला वगैरह, इनको भी कहा जाता है। तो इसकी बुआई कब की जाती है मित्रों, तो मई जून अभी चल रहा है, जून मई चल रहा है, तो यहाँ पर जून शुरू लगने वाला है। जून आज 31, कल 31 थी, तो आज 1 जून हो गई है, तो यहाँ पर बुआई इसकी मई जून में स्टार्ट हो जाती है। और बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा ठंड से, जब आपको बताएं कि आगे जब ठंड आएगी तो उस समय कपास की फसल को जो बाल बिविल कीड़ा है वो नुकसान पहुंचाता है। आगे जाकर के हम जून सितंबर अक्टूबर नवंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में जाकर के हम अक्टूबर नवंबर में जब दीपावली आती है, उस समय हम कपास को चुगते हैं, तो उस समय आपको पता है ठंडी पड़ती है, तो उस समय जो है कपास एक तरीके से अपने उन्नत शिखर पर आती है, मतलब एक तरीके से परिपक्व होते समय जो है बाल बिविल जो कीड़ा वो नुकसान पहुंचाता है, और किसानों को बहुत दर्द होता है उस समय। तो मित्रों, जो बाल बिविल जो कीड़ा है, बाल बिविल कीड़ा, वो ज़्यादा ठंड से जो है कपास की फसल को नुकसान पहुंचाता है। और इसकी जो प्रतिरोधक फसल बाल बिविल कीड़ा की, उसकी प्रतिरोधक फसल भिंडी होती है। आपने नोटिस की होगी मित्रों, हमारे खेतों में भी जब कपास अभी है ना, तो कपास के साथ साथ हम भिंडी को भी बोते हैं, मतलब उसमें थोड़े थोड़े पौधे। अब लॉजिक मुझे ये उस समय नहीं समझ आता था कि यार बीच में क्यों बोते ये, शायद तब मैंने बाद में किताबों में देखा, तो भाई इस कीड़े की प्रतिरोधक फसल भिंडी होती है। काफी हद तक जो भिंडी यहाँ पर रोकथाम करती है। तो भिंडी का जो यहाँ पर काफी जगह पर जो है पौधों में जब हम कपास बोते हैं, तो उस समय भिंडी के जो है बीज भी चोबे जाते हैं। तो विशेष करके इन चीजों को याद रखें, इजी होगा आपके लिए। खेतों पे कुछ ध्यान दीजिए अगर आप खेती से बिलोंग करते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप रट लीजिए, ठीक है ना। जरूर नहीं होता कि हम हर व्यक्ति किसान हो, लेकिन पता होना चाहिए जो हम चीज खाते हैं, जो हम चीज पहनते हैं, उनके हमें एक होता है ना वो व्यवहारिक ज्ञान, वो हमें पता होना चाहिए। राजस्थान में जो कपास है वो गंगानगर सर्वाधिक होता है। आप जानते हैं कपास गंगानगर में होता है। कपास हो गया, गन्ना हो गया, तो वही होता है, गंवार हो गया, किन्नू माल्टा वगैरह हो गया गंगानगर। आपको पता है कि भाई गंगानगर में सर्वाधिक सिंचाई होती है। हनुमानगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, पाली, भाई नागौर का भी नाम दो यार, कोटा, बूंदी, सब जगह होता है लगभग राजस्थान में। और कपास की एक गांठ का वजन होता है मित्रों कितना, 170 किलो होता है। अब यहाँ पर बात करें मित्रों, जो है शायद मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, बहुत गलती होगी मुझसे, माफ करना आप लोग, कि जो कपास का है 2021-22 में मित्रों कितना उत्पादन होगा, तो वो मैंने इसमें नहीं शामिल किया। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, जब मैं आपको पीपीटी दूंगा तो उस समय मैं इंक्लूड कर दूंगा। मित्रों, जो कपास का उत्पादन हुआ है 2021-22 में अभी होगा, वो हमारा कितना होगा मित्रों, वो हमारा होगा लगभग 23.31 लाख गांठ होगी। कितनी होगी, 23.31 लाख गांठ होगी, 23.31 लाख गांठ होगी। और यहाँ पर मैं बात करूं तो लगभग 27 जो है उस समय थी, मतलब 32 जो है 2020-21 में उत्पादन हुआ था, 32 लाख गांठों का, 32.07 लाख गांठों का।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कितनी यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। तो 23.31 तो अब 2021-22 में होगा, और जो है 32 पॉइंट जो है समथिंग यहाँ पर हमें 2020-21 में कपास का उत्पादन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर कितना कमी देखने को मिल रही है, तो 27.32% की कमी देखने को मिल रही है। 37% की कमी तो हमें गन्ना में देखने को मिली थी, और राजस्थान में सर्वाधिक इसी फसल में कमी हुई थी। और 23.31 जो हमें मित्रों कपास में देखने को मिल रही है। 27.31 का तो 2021-22 में उत्पादन होगा, और 32 लाख हमारा 32 लाख जो गांठ है वो हमारे 2020-21 में उत्पादित हुई थी। और इस प्रकार कमी हुई है 27 पॉइंट समथिंग की कमी हुई है। आपको केवल जो पूर्णांक है वो आपको याद रखना है, 23 और 32 और हमारा 27। तो 27 की तो कमी हुई है, 23 का इस साल उत्पादन होगा और 32 का पिछले साल उत्पादन हुआ था। मित्रों, जो कपास है उसकी एक गांठ का वजन होता है 170 किलो, और राज्य में कई प्रकार की कपास बोई जाती है, जैसे कि नरमा हो गया। तो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में हमारा नरमा बोया जाता है, और बीकानेरी नरमा एक कपास की किस्म भी है, वो मैं आगे बताऊंगा। अमेरिकन कपास की बात करें तो ये लंबे रेशे वाली कपास होती हैं, और ये गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में बोई जाती है, क्योंकि जहाँ पर इसको पानी की आवश्यकता अधिक होती है और काफ़ी मिट्टी भी जो है दलदल मतलब ये अच्छी चाहिए होती है। तो गंगानगर में काफ़ी अच्छी दशा है उसके लिए। मालवी कपास मालवा वाला क्षेत्र यानी मालवा से जुड़ा हुआ क्षेत्र, तो हमारा जो चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र है या फिर जो झालावाड़ कोटा वाला क्षेत्र, ये मालवा से जुड़ा हुआ है। तो मालवी कपास कोटा बूंदी झालावाड़ टोंक में यहाँ पर बोई जाती है। टोंक में भी थोड़ी बहुत बोई जाती है, क्योंकि बूंदी से सटा हुआ है ना, बूंदी जो कोटा से। अगला हमारे मित्रों देसी कपास, ये कहाँ पर, तो देसी हमारे लोग उदयपुर में देखने को मिलते हैं, चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलते हैं, बांसवाड़ा में देखने को मिलते हैं। आदिवासी देसी आदिवासी आपको पता है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर में सर्वाधिक है। तो इस प्रकार याद रख सको भाई, जो आदिवासी होते हैं वो हमारे मूल निवासी हैं। तो आप इस प्रकार याद सकते, मूल निवासी होते हैं उनको देसी कहते हैं। तो देसी कपास उदयपुर चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलती है। और अमेरिकन कपास गंगानगर हनुमानगढ़ में, नरमा गंगानगर हनुमानगढ़, मालवी कपास ये जो मालवा से सट्टावा क्षेत्र में। और जो उसकी किस्मों की बात करूं मित्रों, तो यहाँ पर कुछ किस्में याद रख लीजिए। एक तो हमारी बीकानेरी नरमा, और अगेती और पचेती क्या होती है। अगेती मतलब जो मतलब ऋतु से जो एक तरीके से पहली बो दिए जाते हैं। आप कहते हैं कि भाई आगत्य है, हमारे आगत्य बोइड है यार, मतलब पाछी है। पाछी मतलब एक तरीके से मैंने अन्य लोगों से जो है बाद में बोया है, अन्य लोगों से पहले बोया तो अगेती हो जाएगा, और बाद में बोया तो पचेती हो जाएगा। तो गंगानगर अगेती हो गया, वरा लक्ष्मी होगी, दिग्विजय होगी, बीकानेरी नरमा होगी। और एक मरु जो विकास है किस्म है कपास की, जिसका पूरा नाम है राज HH16, वो आपको याद रखनी है। ये कपास की पहली संकर किस्म मानी जाती है, किसकी, हमारे कपास की। तो आपको याद रखना वरा लक्ष्मी, बीकानेरी नरमा और गंगानगर अगेती और दिग्विजय। ठीक है मित्रों। अगला हमारा मित्रों बीटी कपास, आपने इसका नाम सुना होगा कि ये मित्रों एक आनुवांशिक जो है ये संशोधित हमारी कपास है, यानी एक बीज बनाया गया है। इसमें जो है इसकी जो मूल संरचना होती है ना कपास के बीज की, उसको परिवर्तित करके इसको आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है। और ये अन्य जो फसलें होती हैं उनके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसमें एक हमारे जो तत्व होता है कि इसका नाम है बैसिलस थ्रेंजिस। ये जो विशेष क्रिस्टल प्रोटीन बनाने वाला होता है जीव, और इसको यहाँ पर क्या जाता है, इसमें यहाँ पर जो ये जीवाणु होता है जिसको हम बीटी कहते हैं, बैसिलस थ्रेंजिस, उसको कपास के बीज में यहाँ पर इसका प्रत्यारोपण किया जाता है। जब आपको जो है बायोटेक्नोलॉजी आपने ये पढ़ी होगी, जैव अभियांत्रिकी तकनीक, यानी इसमें क्या जाता है कि भाई कोई भी जो बीज होती है उसकी संरचना में DNA की जो स्थिति होती है उसको यहाँ पर परिवर्तित किया जाता है। उसमें हमें किस प्रकार की जो है फसल बनाना है, यानी जो है किस क्या प्रतिरोधी बनाना है, हमें खरपतवार जो है वो विरोधी बनाना है, प्रतिरोधी, या फिर कोई जो जीवाणु वगैरह होती है उसके प्रतिरोधी बनाना है, या फिर कोई एक तरीके से रोग होता है उसके प्रतिरोधी बनाना है। तो हमें ऐसा जो है जीवाणु को उस बीज में हम प्रत्यारोपित करते हैं, जिससे जो जिस प्रकार आगे फसल बड़ी होगी, जिस प्रकार आगे जब हम बीज को बो देंगे और उसके बाद पौधा उगेगा, तो उस पौधे जो है उस बीज में ये क्षमता हो जाएगी कि भाई वो रोग आएगा तो उसमें जो है उस पौधे में उस रोग का निपटारा करने में, उस रोग का सामना करने में उसमें इम्यूनिटी होगी, उसमें जो है पावर होगी। तो इस प्रकार जो है बैसिलस थ्रेंजिस है, ये हमारा एक जीवाणु है, उसको यहाँ पर कपास के बीज में इसका प्रतिरोपण करके हमारा जो है बीटी कपास बनाया गया। और ये एक कीट प्रतिरोधी का कार्य करते हैं, यानी जो एक तरीके से जो विष वाले होते हैं ना कीट, जो हमारी कपास की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने शायद देखा होगा कि जो कपास के जो पौधे होते हैं उसके जो
पत्ते होते हैं वो खराब होने लगते हैं, वो ऐसे जले हुए आपको लगते हैं। तो ये इसमें जो बीज मतलब जो छोटे छोटे जो जो विषधारी जो कीटाणु होते हैं वो उसमें लग जाते हैं और जो फसलें होती हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन्हीं कीटों को जो है उनका खात्मा करने के लिए जो है इस बैसिलस थ्रेंजिस जो हमारा जीवाणु है उसको यहाँ पर कपास में जो है, कपास के बीज में उसका प्रत्यारोपण किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपने समझ लिया होगा। किसमें याद होगी दिग्विजय, बीकानेरी, निर्मा, वराहलक्ष्मी और गंगानगर अगेती और राज HH16 यानी मरु विकास, इसका पूरा नाम है मरु विकास। तो इस मरु विकास और फिर आपको कोष्टक में राज HH16 आपको याद रखना है। मरु विकास ये राजस्थान की कपास, राजस्थान में कपास की पहली संकर किस्म, मतलब राजस्थान में इसको विकसित किया गया। ये हमने देख लिया था खाद्य फसल। अब हम शुरू करते हैं मित्रों हमारी जो खाद्य फसल में हमने किसको देखा, हमने जो देखा ओनली 4 अभी वाणिज्य को देखा और हमने दलहन को देखा है। अभी हमने दलहन और हमारी जो वाणिज्य है उसको हमने देखा है। अब हम तिलहन को पढ़ते हैं और हमारे जो अनाज है, अन्न है, चावल वगैरह, उनको हम अध्ययन करते हैं, गेहूं वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको तिलहन पढ़ा देता हूँ। थोड़ा जो हार्ड होता है ना वो हम पहले पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहता है। तिलहन की बात कर लेते हैं मित्रों। देखिए तिलहन, राजस्थान में तिलहन उत्पादन एवं क्षेत्र। वर्तमान स्थिति, राजस्थान देश का 20% तिलहन उत्पादन करता है और इसी कारण जो है राजस्थान देश में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में तिलहन में खरीफ में क्या शामिल किया जाता है, यानी खरीफ तिलहन उसमें शामिल करते हैं मित्रों। एक तो हमारा होता है पौध तिलहनी फसलें और दूसरा हमारा होता है वृक्ष जनित तिलहनी फसलें। पौध तिलहनी फसलें यानी इनको जो छोटे छोटे पौधे यानी इनकी खेती करके जो है हम जो अपने खेतों में इनको बो करके इन तिलहनी फसलों का उत्पादन करते हैं। वृक्ष जनित यानी जो है वृक्ष होते हैं इनके, पेड़ पौधे, बड़े बड़े पौधे पेड़ होते हैं इनके, जो वृक्ष होते हैं उनसे यहाँ पर जो है तेल वगैरह प्राप्त किया जाता है। तो पौध तिलहनी फसलें और हमारा वृक्ष जनित तिलहनी फसलें होते हैं तिलहन फसलों के अंतर्गत वर्गीकरण में। और पौध तिलहनी फसलों का आप पता है कि जब हम पौधे बोएंगे तो यहाँ पर आपको बताएं कि एक तो रबी आएगा और दूसरा खरीफ आएगा। रबी तिलहन में हम शामिल करते हैं सरसों और राई को और हमारा रायडा को, तारामीरा को, सूरजमुखी को और अलसी को। अलसी, अलसी याद रखना मित्रों, कंफ्यूज करता हमें। पहले तो यही पता नहीं होता कि अलसी तिलहन है या फिर दलहन है, तो अलसी तिलहन है। ठीक है, अलसी क्या है, अलसी तिलहन है। और यहाँ पर रबी जो है तिलहन में आता है, अलसी रबी तिलहन में आता है। और खरीफ तिलहन की बात करूं मित्रों तो अरंडी, अरंडी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि अरंडी तिलहन है या दलहन है। तिलहन है तो रबी तिलहन है या फिर खरीफ तिलहन है, तो खरीफ तिलहन है हमारा अरंडी। और अलसी की बात करें तो ये रबी तिलहन है। और कपास बिनोला, मैंने आपको बताया था कि भाई जो बीज होते हैं कपास के वहां पर उससे भी तेल निकाला जा सकता है। मूंगफली, मूंगफली तो खाई होगी। सोयाबीन, सोयाबीन का तेल तो यूज किया ही होगा। और तिल, तिल का तेल तो माथे में लगा ही होगा बचपन में। तो तिल का तेल में चूरमा भी खाया होगा आपने। सरसों का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया। तो तिल का तेल का तिल जो है उसके तेल का चूरमा काफ़ी बढ़िया होता है। तिल की घानी करवाई जाती हैं, खड़ा आती हैं उससे। तो राजस्थान देश का 20% तिलहन उत्पादन करता है। मित्रों वही बात हम करते हैं दलहन की तरह कि भाई दलहन में उत्पादन हुआ था 42 जो है लाख मीट्रिक टन का। तिलहन का कितना होगा, तो तिलहन का होगा 92 लाख मीट्रिक टन का। और उस समय मैंने आपको बताया था कि तिलहन में जो है उत्पादन जो क्षेत्र है उसका प्रतिशत में बढ़ रहा है। और अभी जो वर्तमान की बात करें मित्रों तो 61 जो लाख है, सॉरी यहाँ पर 61 लाख, ये सही है यहाँ पर, हाँ ये 59 लाख जो है ये हेक्टेयर हो गए हैं वर्तमान में। इसका क्षेत्रफल जो था प्रथम योजना काल में 7.2 लाख हेक्टेयर था। कितना था, 7.2 लाख हेक्टेयर था, जो वर्तमान में 2020-21 में मित्रों जो है इसको बोया गया था लगभग 59 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर इसको बोया गया था। तो इस प्रकार जो है 6% से जो है इसका क्षेत्रफल बढ़ा, लगभग 21% हो गया। लगभग 15% जो है तिलहन के जो है यहाँ पर क्षेत्रफल में प्रतिशत में जो है बढ़ोतरी हुई है। ठीक है मित्रों,
तो 7.2 लाख हेक्टेयर जो है उस समय था प्रथम योजना काल में 1951-52 में, और उस समय जो है कुल बोए गए क्षेत्रफल में तिलहन जो है उसका केवल था कितना प्रतिशत, केवल 6% था। वर्तमान में इसके जो है कुल उत्पादन क्षेत्रफल हो गया हमारा 59 लाख हेक्टेयर, और कुल बोए गए क्षेत्रफल में इसका जो है योगदान हो गया मित्रों कितना, लगभग हमारा हो गया हमारा 21 या फिर 22% हो गया, याद रखना आपको। और उत्पादन कितना हुआ, तो उत्पादन हमारा कितना हुआ मित्रों, तो 1.34 लाख टन हुआ था हमारा कितना, 1.34 लाख जो है मीट्रिक टन हमारा हुआ था 1951-52 में। और अभी जो है वर्तमान में हमारा बढ़कर हो गया 92 लाख मीट्रिक टन। तो 92 लाख हमारा मीट्रिक जो टन है वो हमें देखने को मिलता है 2021-22 में, अगर अग्रिम उत्पादन होगा, इतना उत्पादन 2021-22 में होगा। तो यहाँ पर 2021-22 होगा, ये मैं टाइपिंग में कर दूंगा वापस सेट, क्योंकि मैंने टाइपिंग किसी से करवाई थी और उसने तिलहन उत्पादन ये लिख दिया था। कोई नहीं, ये अगर अनुमानित उत्पादन है तो यहाँ पर आपको याद रखना 92 लाख जो मीट्रिक टन हमारा उत्पादन होगा। टोटल कितना होगा, खाद्यान्न होगा 225, वापस याद कर लीजिए 225, और उसमें से बात करें लगभग हमारा 183 तो होगा, 183 होगा हमारा अनाज, और 42 हमारा होगा दलहन। कितना होगा, दलहन और अनाज होगा हमारा 183। और इसमें 225 में कमी कितनी हुई है, 16.31 की कमी हुई है। दलहन में कितनी वृद्धि हुई है, 0.35 की वृद्धि हुई है, 0.35 की वृद्धि हुई है। और टोटल हमारा मैं बात करूं खाद्यान्न में, खरीफ खाद्यान्न और हमारा रबी खाद्यान्न कितना था, 140 जो है लाख मीट्रिक टन हमारा उस समय था, और 85 जो है लाख मीट्रिक टन हमारा, नहीं रबी खाद्यान्न हमारा 140 लाख मीट्रिक टन था, और खरीफ खाद्यान्न हमारा 85 लाख मीट्रिक टन था। और उसमें से 183 जो है ये अनाज लाख मीट्रिक टन था, और 42 लाख मीट्रिक टन हमारा दलहन था। तो 92 लाख मीट्रिक टन हमारा 2021-22 में उत्पादन होगा। उसमें से रबी तिलहन कितना होगा, यानी हमारे जो अलसी वगैरह हैं, हमारा जो राइडा वगैरह, सरसों राई है, तारामीरा है, सूरजमुखी हैं, ये कितना होगा मित्रों, तो ये हमारा होगा 61 लाख मीट्रिक टन होगा। और खरीफ तिलहन कितना होगा, तो 31 लाख मीट्रिक टन होगा। तो इस बार खरीफ जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, और खरीफ में कम हुई थी क्योंकि एक तो मानसून भी कम हुआ था और दूसरी तरफ कोरोना वगैरह इसने भी ले बैठा था। तो खरीफ तिलहन हमारा हुआ है 61 लाख मीट्रिक टन, और खरीफ तिलहन की बात, रबी तिलहन हुआ हमारा 61 लाख मीट्रिक टन, और खरीफ तिलहन हमारा हुआ है 31 लाख मीट्रिक टन। अगर इसको जोड़ोगे तो 92 लाख मीट्रिक टन आ जाएगा। तिलहन में कितनी वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में, तो 15% की वृद्धि हुई है। और रबी तिलहन की बात करें तो 33 की हुई है, दुगुना कर दीजिए। और 8% की कमी हुई है खरीफ तिलहन में। खरीफ में हर जगह कमी देखने को मिल रही है हमें, और रबी तिलहन में थोड़ी बहुत हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। और यहाँ पर 15% की वृद्धि हमारे ओवरऑल तिलहन में हुई थी, और 92 लाख मीट्रिक टन जो है कुल उत्पादन होगा हमारे 2021-22 में। आगे बढ़े, और ये हमने देख लिया 1.34 लाख टन जो है 1951-52 में था, और 92 लाख मीट्रिक टन अब हो गया। और 7.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर पहले तिलहन बोया जाता था, और वर्तमान में 59 लाख जो है ये हेक्टेयर क्षेत्रफल बोया गया है। और अब हम बात करते हैं उत्पादकता की। तो 1997-98 से 2001-2 की जो तुलना में उस समय जो औसत उत्पादकता थी मित्रों, उससे 2020-21 में जो औसत उत्पादकता है उसमें वृद्धि हुई है 77.71% की। और दलहन में कितनी हुई थी, 46 की। 42 की तो ओवरऑल उत्पादन हुआ था दलहन में, और 4 मैंने जोड़ करके बताया था, 46 बताया था। और 2020-21 में कितनी औसत उत्पादकता रही थी हमारी तिलहन की, तो 1539 की रही थी। और 1997 उस समय थी हमारी 866। ये पहले याद मत रखिए, 692, 472 पहले मैंने बताया था, वो भी याद नहीं रखना। केवल यहाँ पर आप 77.71 याद रख लीजिए, और दलहन में 46 याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे मित्रों की वृक्ष जनत्व हमने देख लिया। वृक्ष जनत्व कौन कौन सा आएगा, तो नीम आएगा, करंज आता है, जेट्रोपा आता है, जेट्रोपा, करंज, महुआ, जोजोबा, जैतून।
यहाँ पर हम जो है मित्रों जोजोबा को पढ़ेंगे और जैतून को पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम जेट्रोपा हो गया, महुआ, करंज वगैरह, इनको हम तब पढ़ेंगे जब हम देखेंगे हमारा वो कृषि वाला चैप्टर देखेंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगा। और वन्य जो वन है उसमें भी आपको करंज वगैरह बताऊंगा, और कुछ योजनाओं में भी करंज वगैरह इनका नाम आएगा। और जेट्रोपा मैंने आपको शायद पढ़ाया था कृषि वाले, मतलब जो कृषि आधारित उद्योग था उस समय बायोडीजल उद्योग में मैंने बताया था कि जेट्रोपा और करंज का जो है यूज किया जाता है, तो वो याद कीजिए आप दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में जो है तिलहन के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनसे जो है तिलहन उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। तिलहन विकास हेतु मित्रों राज्य तिलम संघ की स्थापना की गई है। जब मैं आपको सहकारी आंदोलन वाला टॉपिक पढ़ा रहा था उसमें राज्य सहकारी संस्थाओं की बात कर रहा था, तो राज्य तिलम संघ बताया था 1990 में जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि राज्य में जो तिलहन फसल है उनकी पैदावार बढ़ानी है और सरकारी क्षेत्रों में हमें तिलहन की जो खरीद है उसको करने और उसको वितरण करके उपभोक्ताओं को उचित मूल्य प्रदान करके वहां पर जो शुद्ध खाद्य तेल है उसको उपलब्ध कराना। यानी जो उपभोक्ताओं को जो उचित मूल्य पर शुद्ध जो खाद्य तेल है, हमारा जो तिलहन से उत्पादित होता है, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, अरंडी का तेल, अन्य तेल जो है जेट्रोपा का तेल, वो हमें उपभोक्ताओं को जो है उचित मूल्य पर प्रदान करवाना है और किसानों से जब उनको भी अच्छी पैदावार देना है, मतलब अच्छी पैदावार की कीमत देनी है उनको। अगला मित्रों की यहाँ पर इस हेतु राज्य में 8 परियोजना स्थापित की गई हैं, जिसके अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं, वो भी हम परियोजना वगैरह देखेंगे। लेकिन इस बार हम फसलों की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आप याद रख लीजिए एक आइपोसोम की आइसोपोम की, ये हमारा तिलहन में थोड़ा सा अलग से मेंशन है, तो इसको आप देख लीजिए। राष्ट्रीय जो तिलहन उत्पादन कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं मित्रों, जिसके अंतर्गत उन्नत बीजों का वितरण किया जाता है। यही होगा कि भाई उन्नत बीजों का वितरण करेंगे, भूमि सुधार करेंगे, मतलब जिप्सम का वितरण करेंगे। जब मैंने आपको राजफेड बताया था तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जिप्सम का वितरण किया जाता है, और मैंने बताया था कि तिलहनी जो फसल है उनका उत्पादन बढ़ रहा है और उत्पादन क्षेत्र भी बढ़ रहा है। इसके वजह से जिप्सम का जो वितरण है वो हमारा राजफेड अत्यधिक जो है स्तर पर कर रहा है। तो आप याद कर रहे होंगे उस चीज़ को वापस। अनुदानित जो फव्वारे हैं वो साइट वितरण शामिल भी हैं, और जो तिलहन होता है उसमें हम ज़्यादातर जो फव्वारे हैं उनका ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये चावल वगैरह इनकी तरह नहीं है कि इनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो मूंगफली हो गई, ये ड्रॉप सिंचाई उनसे भी बोया जा सकता है। पौध संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत। इसके साथ ही मित्रों तिलहन जो उत्पादन थ्रस्ट कार्यक्रम है वो भी 26 जिलों में चलाए जा रहे हैं। याद आपको यहाँ पर रखना है आइसोपोम जो है हमारी योजना, ये 2004-05 से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था मतलब तिलहन को, दलहन को और जो हमारी वाणिज्यिक फसलें थी उनको उत्पादकता में वृद्धि करना और फसल जो विविधीकरण है उसको यहाँ पर बढ़ावा देना। आइसोपोम का योजना था, आइसोपोम योजना थी, और यहाँ पर तिलहन पर ज़्यादातर जोर दिया गया था, इसलिए मैंने इसको शामिल किया गया, और ये सभी जिलों में अभी वर्तमान में लागू है। यहाँ पर आपको याद रखना हमारा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? तो हमारा सेवर भरतपुर में है, और 1993 में जो इसकी स्थापना की जाती है। इन सभी प्रयासों से राज्य में जो तिलहन उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता में आशातीत वृद्धि हुई है। आप समझ सकते हो 92 लाख वृद्धि, 15% की उत्पादकता की बात करें तो 77% बढ़ गई है प्रथम योजना काल से, और जो है हमारे उत्पादन जो क्षेत्रफल है वो भी 59 लाख हेक्टेयर हो गया। ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर शामिल किया है 1.34 लाख मीट्रिक टन से लेकर के 92 लाख मीट्रिक टन की यात्रा, 7.2 लाख हेक्टेयर से लेकर के 59 लाख हेक्टेयर तक की यात्रा। तो 7.6 लगभग 56 लगभग 8 गुना आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है ना 8 गुना। तो इस प्रकार याद रख लेना, और यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा गुना हो जाएगा। सरसों, बात करते हैं सरसों की। तो भारत विश्व में सर्वाधिक सरसों उत्पादन करता है और राजस्थान को सरसों का प्रदेश कहा जाता है। जानते हैं सरसों और राई में हमारा राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। किसमें? सरसों और राई में जो है राजस्थान का प्रथम स्थान है पूरे भारत देश के अंतर्गत। मित्रों याद रखना आपको। और भारत जो है विश्व में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है, और राजस्थान जो है भारत में सर्वाधिक उत्पादन करता है। इस कारण जो है यहाँ पर राजस्थान को सरसों का प्रदेश कहा जाता है। और राई व सरसों मिलकर मित्रों 46.28 जो है हमारा ये योगदान देते हैं, यानी कुल उत्पादन भारत में जो होता है उसका 46.28 सरसों व राई का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है। 78 हमारा गन्ना गंवार राजस्थान में होता है, और उसके बाद सरसों का स्थान आता है, और उसके बाद हमारा स्थान आएगा मित्रों बाजरा का जो 45% होगा।
ठीक है। तो बाजरा नहीं, सरसों भारत विश्व में जो है सर्वाधिक सरसों उत्पादन करता है। तिलहन की जो रबी फसलें होती हैं उसमें सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो सरसों का है। तिलहन की जो रबी फसल उसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल सरसों का है। और सरसों के लिए शीत और शुष्क जो जलवायु हो वो हमें 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, आप जानते हैं कि भाई रबी में बोई जाती है। तो इस प्रकार जो हमारी इसके लिए जो वही आवश्यकता होगी जो रबी के मौसम में जो है हमारी जलवायु होगी, यानी यहाँ पर ठंड वगैरह होगी, तो 15 से 20 हमारा राजस्थान में रहता है उस समय टेम्परेचर, तो वो चाहिए होता है। और हल्की चिकनी मिट्टी चाहिए होती है और दोमट मृदा वगैरह सरसों को चाहिए होती है। और यहाँ पर मित्रों कुछ ये बात है कि इसके होने वाले रोग किस में और कहाँ उत्पादन होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1993 वाला हमारा सेवर वाला राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, रेपसीड जिसको हम कहते हैं, वर्तमान में नाम इसका रेपसीड है। और सरसों की सबसे बड़ी मंडी है हमारी सुमेरपुर पाली में। और सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है अलवर में। तो आप जाना अलवर साइड, तो वहाँ पर आप देखना कि अभी तक जो है अलवर जो है सरसों के आपको वो दिखाई देंगे जो खेत होते हैं। उसके बाद जो हला कहते हैं हमारे राजस्थान में, उसको हला कहते हैं हमारी भाषा में, तो मतलब मेवा मारवाड़ी में हला कहते हैं भाई। जो सरसों के बाद जो होता है वाइट वाइट कलर की जो डंडियाँ होती हैं उसको हला कहते हैं। ठीक है। तो सरसों की जो प्रमुख किस्में कौन कौन सी है, तो देखिए हमारी वरुणा होगी, यह सबसे उन्नत किस्म है। और RH और RL, RH RL, RSISC एंड 43 किसकी थी, जीरा की थी। RH भी आगे आएगी, बाजरा की होगी। CSH आगे आएगी, वो अलग किस्म होगी। और CO अलग आएगी, 111 अलग आएगी। तो ये कुछ आपको याद रखनी मित्रों। यहाँ पर देखिए आप याद रख सकते हो, वरुणा को याद रख सकते हो सरसों में। और RH81 या 9 याद रख सकते हो। RH RL 2 याद रखने ना, RH RL और बायो, RH RL बायो। पूसा तो अन्य में आएगी, पूसा 31 जैसे हो गया, पूसा 902 हो गया, पूसा बोल्ड हो गया। पूसा बोल्ड जो है ये सरसों की हैं। और हमारी जो पूसा 31 है वो कपास की थी, मैंने नहीं बताया था क्योंकि पूसा पर बहुत हैं, हमें जो यूनिक है वही याद रखना है। तो वरुणा की बात करें तो ये हमारे सरसों की हैं। RH RL बायो ये भी सरसों की हैं। सरसों में प्रमुख रोग होता हमारा चंपा और तना गलन रोग और सफेद रोड़ी और अल्टरनरिया जुलसा मैंने आपको बताया था। जुलसा छाछिया वगैरह उगटा ये जीरा में होता है। और ग्रोफियोला हमें खजूर में देखा था। लाल सड़न वगैरह हमारा रेड क्रॉस ये हमने गन्ना में देखे थे। तो सरसों में कौन सा रोग होता है, चैंपा होता है जिसको हम मस्टर्ड एसिड कहते हैं। और तना गलन रोग, सफेद रोली और अल्टरनरिया ये भी हमारा किसमें होता है, सरसों में होता है। राजस्थान में सरसों के प्रमुख उत्पादक जिला कौन कौन से, तो मित्रों देखिए भरतपुर हो गया, अलवर वाला जो ये ऊपरी क्षेत्र हो गया हमारा उत्तरी राजस्थान, भरतपुर, अलवर, जयपुर, गंगानगर, धौलपुर, सवाई माधोपुर वगैरह यहाँ पर होता है। और सर्वाधिक हमारा अलवर में होता है। और सरसों से जो तेल निकलता है उसके बाद खड़ होते हैं, जानते हैं। अगर गाड़ी वगैरह करवाई है तो आपने खड़ लेकर आए होंगे घर पर, पशुओं को खिलाते इसको। और सेवर में यहाँ पर क्या किया जाता है, रेपसीड जो संस्थान हमारे केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र 1993 में 20 अक्टूबर को स्थापना की जाती है। और सबसे बड़ी जो मंडी है वो हमारी सुमेरपुर पाली में है। सरसों अलवर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तिल की बात करते हैं मित्रों। तिल कहाँ पर होता है सर्वाधिक, तो तिल पाली में होता है। और तिल हमारे मुख्य रूप से खरीफ हैं, तिल वगैरह, मोट, मूंग। और इसके लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु उपयुक्त रहते हैं। तो उष्ण है हो गया, खरीफ में बोया जा रहा तो तापमान वृद्धि होगी वहाँ पर। और 25 से 35 ये तापमान आप लॉजिक लगे। अब वो बच्चे वाली हम नहीं रही कि हम बच्चे को जैसे रटे इन चीज़ों को 25 से 35, 15 से 20, ये आप लॉजिक से लगाए कि भाई यहाँ ये रबी में बोया जा रहा, खरीफ में हो जा रहा, तो खरीफ में क्या उस समय तापमान रहता है, तो वही तापमान फसल को जाए ना, तभी तो उस ऋतु में वो बोई जा रही है। भाई 25 से 35 सेंटीग्रेड उसको तापमान चाहिए, तभी तो वो मई जून में बोई जा रही, तभी तो वो जून जुलाई अगस्त में बोई जाएगी वर्षा ऋतु में। उस समय तापमान अधिक होगा, आर्द्रता अधिक होगी। तो कुछ लॉजिक लगा करके इन चीज़ों को याद रखें। और मृदा वगैरह को याद रखें लॉजिक से कि भाई सरसों कहाँ हो रही है, अलवर में हो रही है, वहाँ पर कौन सी प्रकार की मृदा देखने को मिलती है, भाई मैदानी वगैरह क्षेत्र तो दोमट वगैरह वही मृदा होगी, जलोढ़ वगैरह। और बीकानेर में चना हो रहा है, वहाँ पर कौन सी मृदा देखने को मिले, हल्की बलुई मिलेगी सर। मक्का भीलवाड़ा में हो रहा है तो वहाँ पर नाइट्रोजन युक्त जो मृदा होगी, नाइट्रोजन युक्त मृदा चाहिए होती है मक्का को, तो इस प्रकार भीलवाड़ा में वो मृदा है। कपास काली मिट्टी में होती है, तो इस प्रकार काली मिट्टी वाला क्षेत्र कहाँ पर है, हाड़ौती वाला क्षेत्र हो गया हमारा। और थोड़ा बहुत हमारा जो गंगानगर उस समय वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो ऐसे लॉजिक से याद कीजिए बच्चों वाली, अब मत चीजें याद रखिए, रटने वगैरह ऐसी प्रवृत्ति अब मत रखिए अपने अंदर, ठीक है। तिल के लिए हल्की बलुई और दोमट मिट्टी जिसमें जो जीवांश होता है, जीवांश उसकी मात्रा, जीवांश यानी जीवों का अंश, ह्यूमस वगैरह उनकी मात्रा उपयुक्त रहती है। और तिल के जो प्रमुख उत्पादक होते हैं वो जिले पाली, जो पाली हमारा सर्वाधिक होता है। और नागौर में भी घने तिल बोए, भाईमाने भी हुए तिल। और तिल का जो तेल है ओहो उसका चूरमा तो, और वो घी नहीं है, तिल का तेल और हमारा गुड़ होता है, और मिला करके क्या चूरमा बनता है उससे। अगला हमारा मित्रों
और तिल की बात करें, तिल हमने देख लिया भाई तिल कहाँ कहाँ पर होता है और हमारे तिल की जो हमें याद रखनी। इसकी कुछ किस्में याद रख लीजिए मित्रों, मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो उसमें ऐड कर दूंगा। प्रताप और हमारी पीसी, तो प्रताप और पीसी, जो भाई तेल का चूरमा खाए वही महाराणा प्रताप के जैसा बाहुबली बन सकता है, वही महाराणा प्रताप के जैसा ताकतवर बन सकता है। तो प्रताप खाना है, प्रताप जैसा बनना है तो तिल खाना पड़ेगा। तो प्रताप पीसी, प्रताप चंद्र है, तो ऐसे याद रख लीजिए। याद रखने के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं। मूंगफली मित्रों, मूंगफली तो खाई होगी, जब भी ट्रेन में सफ़र किया होगा, बस में सफ़र किया होगा, 25-30 रुपए की तो ली होगी। कहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो लूणकरणसर में, राजस्थान का राजकोट, बीकानेर में सर्वाधिक उत्पादन, वैसे गुजरात में होता है। और वही मिट्टी चाहिए होगी, दोमट मिट्टी वगैरह, हल्की बलुई मिट्टी भी चाहिए होती है। थोड़ा सी कैल्शियम अगर होगा उसमें अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि लवणियाँ तो आ जाती हैं उसमें कैल्शियम की वजह से। ठीक है, अगला हमारा मित्रों की जो मूंगफली है उसके लिए तापमान, भाई कहाँ बोया जा रहा है? खरीफ में बोया जा रहा है। कब बोया जा रहा है? खरीफ में बोया जा रहा है। कहाँ पर बोया जा रहा है? बीकानेर साइड में। क्या तापमान रहेगा? साथ तापमान 30-35 से अधिक ही रहेगा, तो वही तापमान मूंगफली को चाहिए भाई। वर्षा के साथ इतनी वर्षा नहीं होती है बीकानेर में, तो कोई नहीं, कम वर्षा कर लो, तो 50-70 सेंटीमीटर चाहिए होती है। और इतनी वर्षा नहीं हो रही, तो इंदिरा गांधी वैसे ही बह रही है वहाँ से। पुंगल हो गई, दातोर, चारण वाला, ये शाखा वहाँ पर है हमारे बीकानेर में, तो वो करवा देगी। पन्नालाल, बारूपाल, गजनेर, लिप्ट नहर, लूणकरणसर जो लिप्ट नहर पहले थी, जिसको अभी गजनेर कर दिया गया है। ठीक है, बांगड़सर को जो है तेजाजी जो है वो लिप्ट नहर कर दिया गया है। तो ऐसे याद रखिए, ऐसे इससे ही होगा। मूंगफली के प्रमुख उत्पादक जिले कहाँ पर हैं? तो हमारे जयपुर, बीकानेर में सर्वाधिक हैं। और मूंगफली उत्पादन के कारण लूणकरणसर जो बीकानेर है उसको राजस्थान का राजकोट की यहाँ पर जो है 7वां स्थान नहीं होगा, मुझे अभी याद आ गया, 2रा स्थान होगा यहाँ पर। दूसरा स्थान होगा राजस्थान का, यहाँ पर 2रा स्थान है। और चना की बात करी थी मैंने, शायद आपको याद हो, जब मैं आपको दलहन पढ़ा रहा था। मैं ऐसी फसलें बता देता हूँ जहाँ पर फर्स्ट स्थान आता हमारा, और यहाँ पर मैंने नहीं बताया होगा ना। राजस्थान में फर्स्ट स्थान है चना के उत्पादन में। और मूंगफली का 2रा है। और सोयाबीन की बात कर ली हमने, 3रा है। और कुल दलहन तिलहन में हमारा राजस्थान फर्स्ट है। और राई सरसों में और हमारा बाजरा में आगे राजस्थान फर्स्ट पाएगा। और गंवार की बात कर ली थी हमने, और गंवार में हमारा राजस्थान फर्स्ट ही था। तो ये कुछ फर्स्ट और सेकंड वाले आपको याद रख लेना, अन्यों के कोई जरूरत नहीं है। मूंगफली में टिक्का रोग होता है, क्राउन रोट होता है, कादरा होता है और भूंग होता है, और सफेद लट पड़ती है उसमें। टिक्का रोग, क्राउन रोट, कादरा, भूंग, सफेद लट, ये किसके? मूंगफली के रोग हैं, याद रखना मित्रों। अगला हमारा सूरजमुखी, ये सही 4 नंबर पर होगा ना। नंबर की कोई नहीं, गलत आ जाते हैं तो कोई नहीं, हो जाता, मैं फसलों के बारे में पढ़ना है। तो सूरजमुखी, और सूरजमुखी हमारी कौन सी थी मित्रों? रबी तिलहन थी। कौन सी थी? रबी तिलहन थी। तो सूरजमुखी जहां पर सूरज का प्रकाश सर्वाधिक होता है, और वो हमारा राजस्थान में जोधपुर है, जहां पर बड़ला सोलर पार्क लगा हुआ है, 2245 मेगावाट जहां की विद्युत क्षमता है सोलर प्लांट की। और राजस्थान देश में जो है सोलर उत्पादन में सर्वाधिक नंबर 1 पर है, लगभग 10,000 मेगावाट को टच करने वाला है, 30 गीगावाट का उसने जो है लक्ष्य रखा है। तो ये जो है राजस्थान में नंबर 1 है उसमें सोलर उत्पादन में। तो ये हमारा जोधपुर ही है सा, जहाँ पर सूरज का मुख जो है हर साल रहता है। 325 दिन हमारे राजस्थान में जो है सूर्य जो है अपनी रोशनी देता है, और जोधपुर उसमें नंबर फर्स्ट पर है। और इस प्रकार सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर? तो हमारे जोधपुर में होता है सर। सूरजमुखी खरीफ और रबी दोनों मौसम की फसल है, और सूरजमुखी के लिए 100 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और पकने के लिए 135 दिनों की जरूरत पड़ती है। और सूरजमुखी के प्रमुख उत्पादक जिले हमारे गंगानगर, झालावाड़, कोटा, जोधपुर वगैरह हैं, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन हमारा जोधपुर में होता है। और MSH और EC ये हमारी 2 प्रमुख किस्में हैं। किसकी? सूरजमुखी की 2 प्रमुख किस्में हैं, आपको मित्रों याद रखनी है, एग्जाम क्लियर करना है तो। सूरजमुखी की प्रमुख किस्में। अगला हमारा मित्रों सोयाबीन, मध्य प्रदेश हो गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है।
और हमारे राजस्थान में 12, भाई बाहर जा कर के सोचा यार, तो सोयाबीन 12 में सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। तो विश्व में सबसे सस्ता प्रोटीन किसको कहा जाता है? सोयाबीन को कहा जाता है। और सोयाबीन की मैं बात करूं मित्रों, तो इसको हम रबी में बोते हैं, रबी में नहीं सॉरी खरीफ में बोते हैं। और यहाँ पर आप तापमान देख सकते हो, 34 सेंटीग्रेड वगैरह इसको तापमान चाहिए होता है। और 60 से 120 लगभग यहाँ पर वार्षिक वर्षा चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ पर 15 से हट के ऊपर ही होगा, 30 होगा, यहाँ पर 25-30 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो सोयाबीन की बात करें भाई, यहाँ पर बाहर जाकर के सोजा, बाहर जाकर के बीन बजा, तो 12 में सर्वाधिक सोया का उत्पादन होता है सोयाबीन का। और मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में होता है। सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र हमारा कहाँ पर है मित्रों? बांसवाड़ा में है। और सोयाबीन की बात करूँ तो सोयाबीन जो है तिलहन के अंतर्गत राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में भोई सोयाबीन की खेती की जाती है। तो खरीफ तिलहन के अंतर्गत, रबी तिलहन में कौन था? रबी तिलहन में सर जी सरसों था। तो खरीफ तिलहन में कौन होगा? तो सरसों का बड़ा भाई सोयाबीन होगा, जो सो गया कहाँ पर जाकर के? बाहर जाकर के सो गया। तो सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का कितना स्थान है? तो तीसरा स्थान है। पहला किसका है? मध्य प्रदेश का। दूसरा किसका है? मत याद रखिए, कोई नहीं पूछेगा, तो दूसरा नहीं याद रखना है। तीसरा राजस्थान का है, प्रथम मध्य प्रदेश का है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कहीं कहीं मैं आपको, आप नोटिस कर रहे हो बातों को, कि मैं कहीं मध्य प्रदेश कहीं कहीं मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि राजस्थान का इसमें पहला दूसरा है, और यहाँ पर अगर राजस्थान का दूसरा तीसरा है तो पहला किसका है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं अन्य चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि राजस्थान के साथ 8वां स्थान है, 6वां स्थान है, ऐसा भाई नहीं पूछेगा एग्जाम में, ज़्यादातर नहीं पूछे जाते, और ऐसा मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आया भी है। हाँ, हो सकता है कोई छोटे एग्जाम में ऐसा पूछ ले हो, लेकिन मैंने अभी तक फाइट नहीं किया ऐसा क्वेश्चन। अगला हमारा मित्रों कि सोयाबीन की कौन कौन सी किस्में हैं? तो T1 हो गया, पंजाब, मैक्स, गौरव, पुसा 16, पुसा बोल्ड तो किसकी थी मित्रों? पुसा बोल्ड हमारी थी, सरसों की थी। पुसा कल्याणी भी सरसों की थी, लेकिन मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरे को पुसा 16 बताना था, और पुसा 16 किसकी है? सोयाबीन की है। पंजाब, मैक्स, गौरव, पुसा, T1 किसकी है मित्रों? हमारे। तो सूरजमुखी हो गया, सोयाबीन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अरंडी। अरंडी केवल याद रख लेना कि यहाँ पर जो है राजस्थान का देश में तीसरे स्थान है। और हमारे जो राजस्थान में जो सर्वाधिक मैं बात करूं कि जो अरंडी है उसका उत्पादन कहाँ पर होता है, अगर राजस्थान में आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये अरंडी आपकी ये फसल है उसका यहाँ पर सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादन होगा, तो ये जो हमारा अरंडी है मित्रों, ये जो झालोर, सिरोही, बाड़मेर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो है इसका उत्पादन किया जाता है। किसका? अरंडी का। और ये हमारी खरीफ तिलहन है। कौन सी है? हमारी जो खरीफ तिलहन है, कौन सी हमारी? ये है अरंडी है। ठीक है, इसका उत्पादन आपको याद रखना केवल। और ये हमारे जो झालोर, सिरोही, बाड़मेर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो है इसका उत्पादन होता है। किसका? अरंडी का। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला हमारा मित्रों होहोबा या जोजोबा। होहोबा जोजोबा है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहता है और इसको आपको विशेषकर याद रखना होगा। ये जो है होहोबा जोजोबा, इसको पीला सोना कहा जाता है। सफेद सोना किसको कहते हैं? हम कपास को कहते हैं। उसी प्रकार पीला सोना, येलो गोल्ड, हम किसको कहते हैं मित्रों? हम जो है होहोबा या फिर जोजोबा जो है उसको हम पीला सोना कहते हैं। ये एक विदेशी पादप है। विदेशी इसलिए क्योंकि ये हमारा इजराइल, मैक्सिको और कैलिफोर्निया अमेरिका वाला, और मैक्सिको सिटी देश हमारा, मैक्सिको देश, और हमारा इजराइल वहां पर जो इन देशों के रेगिस्तानी इलाकों में हमारा होहोबा जोजोबा पाया जाता है। और इससे हमें तेल प्राप्त होता है मित्रों। और जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं? जिससे हम जो है यहाँ पर इस तेल का उपयोग जो हम लुब्रिकेशन के रूप में, और जो प्रसाधन सामग्री और जो चिपकाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके हम निर्माण में क्या करते हैं? इस जो है होहोबा जोजोबा का यूज करते हैं। और इसको जो है सर्वप्रथम कब लाया गया था हमारे राजस्थान में? तो राजस्थान में सर्वप्रथम ये पौधा 1965 में लाया गया था। काजरी कहाँ पर है? तो 1959 में आपको पता है काजरी की स्थापना जोधपुर में होती है। तो काजरी में जो है यहाँ पर 1965 में जो है इजराइल से जो है यहाँ पर इस पौधे को लाया गया था। किसको? होहोबा को या फिर जोजोबा को। और ये विदेशी पादप है। और इसका उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इसका उत्पादन हमारे जो इजराइल वगैरह यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। और इससे हमें जो है इसका उपयोग प्रसाधन सामग्री लुब्रिकेशन के रूप में, और हमारे जो है चिपकाने जो वाले पदार्थ होते हैं उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और इस जो किस संस्था के द्वारा? तो एपोर
जो संस्थान है उसके द्वारा फतेहपुर, ये हमारा सीकर में है, सीकर में वहां पर 70 हेक्टेयर में, और डड जो हमारा जयपुर में है वहां पर 5.45 हेक्टेयर में होहोबा जोजोबा जो फार्म है वो विकसित किए गए। किसके द्वारा? एपोर्ज संस्थान द्वारा। तो एपोर्ज संस्थान के द्वारा सीकर और जयपुर में हमारे होहोबा जोजोबा जो पार्क है, वो फार्म है, वो स्थापित किए गए हैं। और बीकानेर के जज्जर में, जज्जर जगह है बीकानेर में, वहां पर जो है जोजोबा जो प्लांटेशन है उसकी यहाँ पर राज्य की निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना शुरू की गई है। तो जोजोबा प्लांटेशन की सबसे बड़ी जो है निजी क्षेत्र की परियोजना वो हमारी जज्जर बीकानेर में शुरू की गई है। और जयपुर, डड और हमारा सीकर में फतेहपुर, यहाँ पर जो है जोजोबा होहोबा के फार्म जो है वो विकसित किए जा रहे हैं। अगला है हमारा मित्रों, और ये उसकी और भी मैं बातें बताऊं होहोबा जोजोबा की, इसमें मैंने इतनी बताई, इसमें इतनी इंक्लूड पीडीएफ में। जो होहोबा जोजोबा है इसका अगर आप देखो कि भाई इससे हमें कितना तेल निकाला जा सकता है इस पौधे से, तो यहाँ पर जो इससे 44 से 45% जो है बीज का जो बीज होता है इससे यहाँ से जो है तेल निकलता है इससे। और ये हमारा एक लिंगी पौधा है और ये दीर्घायु पौधा है, और ये हमारा तिलहनी पौधा हम जानते हैं, इससे तेल प्राप्त होता है। और इसका जो प्रयोग है मित्रों हवाई जहाज वगैरह इनके जो ईंधन होते हैं वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। और ग्रीस जो होता है, ग्रीस जानते हो, ग्रीस आप, तो वो बनाने में भी जो है इसका तेल का यूज किया जाता है, और सौंदर्य प्रसाधन में तो किया जाता है। और ये एक झाड़ी नुमा पौधा हमारा है होहोबा जोजोबा। और राजस्थान में सर्वाधिक की मैं बात करूँ तो हमारा ये जो जोधपुर है, बाड़मेर, यहाँ पर जो है मरुस्थली जहाँ पर दसाई है वहाँ पर जो है इस पौधे का प्लांटेशन किया जाता है और यहीं पर जो है इसका उत्पादन होता है। तो इस प्रकार आपको होहोबा जोजोबा याद रखना है। अगला है हमारा मित्रों जैतून। जैतून की बात करूँ तो ये हानिकारक जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये नियंत्रित करता है और इसको कम करने में हमारी सहायता करता है जैतून। और इसका हम खाद्य जो तेल उत्पादन है उसमें भी जो है इसका यूज करते हैं जैतून का, ताकि जो हमारे जो हानिकारक जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल हम कम करें हमारे शरीर में। और राजस्थान में जो है जैतून का पौधा ये इजराइल से लाया गया था, और जैतून को यहाँ पर शांति का प्रतीक माना जाता है। और कई सारी जो क्रांतियों में जो है जैतून की पत्तियों का जो है यहाँ पर एक तरीके से उनका प्रतीकात्मक के रूप में यूज किया गया था। जैतून की पत्तियों को लेकर उड़ान भरता है एक पक्षी, ये जो है यूएनओ है उसका प्रतीक चिन्ह भी हमारे जैतून की पत्तियों को लेकर के उड़ान भरता जो पक्षी है ये हमारे यूएनओ का प्रतीक चिन्ह है। और इसको शांति का प्रतीक जो है माना जाता है किसको? जैतून को। और जैतून जो तेल शोधन संयंत्र बना हुआ मित्रों ये हमारा लूणकरणसर बीकानेर में स्थापित किया गया। तो कहाँ पर? जैतून तेल शोधन संयंत्र हमारा लूणकरणसर बीकानेर में स्थापित किया गया। अगला है हमारा मित्रों तारामीरा। तारामीरा की मैं बात करूँ तो ये हमारा रबी तिलहनी पौधा है और इसका उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में। और राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो नागौर में होता है। और यहाँ पर मैं वाणिज्यिक कृषि जब पढ़ाऊंगा तो उस वाणिज्यिक फसल तो उसमें पुष्प कृषि पढ़ाऊंगा। वाणिज्यिक कृषि वगैरह कृषि टॉपिक में देखें तब भी हम वाणिज्यिक कृषि वगैरह देखेंगे, तो उस समय मैं आपको पुष्प कृषि वगैरह पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं यहीं पर भी आपको बता देता हूँ कि भाई जो अजमेर है, अजमेर में यहाँ पर हमारा जो प्रथम जो पुष्प मंडी है वो पुष्कर अजमेर में स्थापित की गई है, विकसित की गई है। और राजस्थान में दमस्क जो गुलाब है जिसको चौथी गुलाब कहा जाता है, अर्थात जो देसी गुलाब होते हैं उसकी खेती हमारे पुष्कर अजमेर में और हमारे खमनोर जो राजमंड है यहाँ पर होती है। और रोज इंडिया ये गुलाब जो है इसकी एक विशिष्ट किस्म है हमारा, कौन सा? रोज इंडिया। और जो खुसखेड़ा अलवर है यहाँ पर मित्रों रिको के द्वारा पुष्प पार्क है ये स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? खुसखेड़ा अलवर में। आगे बढ़ते हैं। खुसखेड़ा टपुकड़ा नाम सुने होंगे आपने, तो अमेज पार्क भी हमारा खुसखेड़ा में ही है। अगला मित्रों हम देखते हैं अब वाणिज्यिक फसलें हमने देख ली, हमने दलहन फसलें देख ली, हमने तिलहन फसलें देख ली। अब हम बात करते हैं अनाज जो है, अन्न फसलें होती हैं, अनाज वाली जो फसलें होती हैं उनका हम चर्चा करते हैं। देखिए गेहूं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं गेहूं के बारे में। तो राजस्थान में जो है सर्वाधिक क्षेत्र में हमारे खाद्यान्न फसल के रूप में जो है गेहूं का उत्पादन होता है। बोया तो हमारे बाजरा को जाता है, यहाँ पर उत्पादन होगा मित्रों। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो क्षेत्र में यहाँ पर खाद्यान्न फसल के रूप में गेहूं बोया जाता है और फिर यहाँ पर इसका सर्वाधिक जो उत्पादन होता है ये इसका गेहूं का होता है। और वैसे आपको पता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हमारी बाजरा जो फसल होती है उसको बोया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे मित्रों की
जो गेहूं है उसको बोए जाने के समय आपको पता है कि रबी में बोया जाता है, तो उस समय 8 से 10 डिग्री से जो सेंटीग्रेड वो तापमान होना चाहिए, और पकने के समय तो तापमान होना चाहिए, ताकि अधिक तावड़ा रहेगा तो फिर जो है गेहूं है, गेहूं का जो बीज है वो अच्छी तरीके से पकेंगे। तो इस प्रकार जो है गेहूं के लिए जब बोया जाता है तो कम तापमान की आवश्यकता होती है, और जब पकने का टाइम होता है तो वहाँ पर ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। फिर हमारा मित्रों की जो गेहूं है उसके लिए वर्षा कितनी चाहिए, तो ये मीडियम वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर वाली आवश्यकता होती है। और राजस्थान में जो है साधारण गेहूं, जो ट्रिटिकम और जो मैक्रोनी गेहूं है, लाल गेहूं जिसको कहते हैं, तो मैक्रोनी गेहूं और हमारा जो ट्रिटिकम गेहूं है वो राजस्थान में सर्वाधिक पैदा होता है। और गेहूं उत्पादन के पूर्वी और हमारा जो पूर्वी क्षेत्र आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है दोमट वर्दा वगैरह पाए जाते हैं और काफ़ी अच्छी जो जलवायु गेहूं के लिए उपयुक्त रहती है। जैसे कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, ये मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर गेहूं का उत्पादन यूपी में ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार यूपी से जो सटा हुआ क्षेत्र है हमारा अलवर भरतपुर हो गया, यहाँ पे जो नीचे जयपुर मतलब जयपुर हो गया, इधर से हम बात करें सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र हो गया, और ऊपर जाएं तो पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र हमारा गंगानगर हनुमानगढ़ हो गया। वैसे ये हमारे जिले में भी होता है, मतलब नागौर में भी होता है। सब संपूर्ण राजस्थान में हमें गेहूं का उत्पादन देखने को मिलता है छोटा छुटपुट के रूप में, लेकिन सर्वाधिक जो उत्पादन है वो गंगानगर वगैरह इन क्षेत्रों में होता है। गंगानगर हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर, कोटा, श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, और सर्वाधिक उत्पादन हमारा गंगानगर में होता है। राजस्थान में जो है सर्वाधिक जो गेहूं है वो मित्रों गंगानगर जिले में उत्पादित होता है, और इसलिए जो है गंगानगर जिला अन्न का भंडार कहा जाता है। और अगली बात करूँ तो इसके लिए दोमट मिट्टी, महीन काम मिट्टी और चिक्का जो प्रधान मिट्टी होती है वो गेहूं के लिए उपयुक्त रहती है, और जो मिट्टी का पीएच मान वगैरह हमें याद नहीं रखना। अगली बात मित्रों, किस्में कौन कौन सी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट किस्में ही होती हैं, तो देखिए दुर्गापुरा 65, कल्याण सोना, मैक्सिकन, सोनेरा, सरबती, कोहिनूर, सोनालिका, गंगा, सुनहरी, मंगला, कान्या 65, लाल बहादुर, लाल गेहूं, लाल बहादुर, चंबल 65, राजस्थान 3077 आदि, ये जो है हमें देखने को मिलती है प्रमुख किस्में। तो 2-3 तो नदियाँ हो गई, गंगा, चंबल वगैरह, और एक देश हो गया मैक्सिकन, और 3-4 सोने के नाम पर, कोहिनूर के नाम पर हो गए। तो ये इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप याद कर लेना गेहूं की 2-3 सोने के नाम पर है, जैसे कि हमारा कल्याण सोना हो गया, सोनेरा हो गया, कोहिनूर हो गया, सोनालिका हो गया, ठीक है। तो कान्या, सोनिया ऐसे याद कर लेना भले ये को। तो ये तो सोने के ऊपर हो गया, और एक हमारे देश के रूप में जैसे कि मैक्सिकन हो गया, और एक गंगा और चंबल ये नदी होगी, और लाल गेहूं तो हमारा लाल बहादुर हो गया। लेकिन इम्पोर्टेंट हमारा है राजस्थान 3077। तो 007 तो नाम सुना ही होगा, तब 3077 भी याद कर लीजिए, 077 याद कर लीजिए, 7 और बढ़ा दीजिए राजस्थान में। तो आप ज़्यादा गैंगस्टर हो गए तो 077 कर लीजिए 007 की जगह। इसमें रोग कौन कौन से होते हैं, तो छाछा होता है, और वही जीरे की तरह छाछा होता है, करजवा होता है, रतुआ होता है, कंडवा किस में था, गन्ना में था, रतुआ होता है, चेपा रोग जो सरसों में पाया जाता है वही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, मूंगफली में क्राउन रोट था है, तो यहाँ पर जो है ग्रोफियोला हमें खजूर में देखने को मिला था। रतुआ हो गया, चेपा रोग हो गया, करजवा हो गया, और छाछा हो गया, ये हमें गेहूँ में देखने को मिलता है। इंडिया मिक्स क्या मित्रों, तो ये हमारा गेहूँ, मक्का और सोयाबीन, इनका एक मिश्रित आटा होता है जिनको हम इंडिया मिक्स कहते हैं। आगे बढ़, जैसे कि पंचकुटा होता है, इंडिया मिक्स होता है, तो ये मिश्रण होता है। अगली हमारी फसल है मित्रों जौ, ठीक है। जौ का नाम सुने होगा आपने, जो जिनको जिम जाते हैं तो वो शायद इनका यूज करते होंगे। जौ की बात करें तो भारत के कुल उत्पादन का 1/4 भाग, लगभग 25% भाग पर राजस्थान में जो पैदा होता है, और शीतोष्ण जलवायु के ये हमारा पौधा है, ठीक है। ज़्यादातर अमेरिका वगैरह जो जलवायु होती है वहाँ पर इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, और ये हमारा रबी की फसल है, गेहूँ, जौ, चना, मटर वगैरह। और जौ की बुआई के समय लगभग 10 डिग्री से तापमान की आवश्यकता होती है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की, और काटते समय थोड़े से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, गेहूँ की तरह ही है। और जौ के लिए शुष्क और बालू मिश्री जो कप मिट्टी होती है वो उपयुक्त रहती है। और हमारा जो गंगानगर वाला क्षेत्र हो गया, जयपुर, उदयपुर, और इसी दूसरी तरफ बात करें जो मध्य वाला क्षेत्र है ना, हमारा राजस्थान के मध्य वाला, अलवर, अजमेर, मतलब अजमेर वाला क्षेत्र है, भीलवाड़ा हो गया, जयपुर हो गया, और यहाँ पर जो है जौ का उत्पादन ठीक ठाक होता है। और जौ का जो उपयोग है मित्रों, ये मिसी रोटी बनाने में, मधुमेह जो रोगी होते हैं, डायबिटीज वाले, तो उनका जो है उपचार के रूप में भी जो है किसका यूज किया जाता है, हमारे जौ का यूज किया जाता है। और माल्ट जो उद्योग होता है, शराब, बियर वगैरह इनसे बनी जाती है जौ से, तो वो आपको याद रखना है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसकी प्रमुख किस्में आपको विशेषकर याद रखनी है। कौन कौन सी किस्म है? एक तो हमारी है ज्योति राजकिरण। कौन सी? एक हमारी है ज्योति राजकिरण, दूसरी हमारी आरडी, और एक हमारी मोलवा, और एक है हमारी कौन सी मित्रों? 2503। तो ज्योति राजकिरण, आरडी 2503, आरडी 2503 ये पूरा नाम होगा मेरे हिसाब से, और मोलवा। आरडी वाले भले याद रखो तो रखो तो रख लीजिए, अदरवाइज कोई जरूर नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा था। लेकिन हाँ ये जरूर आएगा, आरडी के नाम पर सारी जो की होगी। आरडी एक और भी है 2668, तो आरडी आपको दिखाई देता तो आप समझ लेना कि भाई ये जो होगा। और दूसरी तरफ मैं बात करूं मित्रों, तो यहाँ पर हमें एक रणजीत जो है वो भी हमें किस्म देखने को मिलती है। रणजीत और रत्ना और अंबर, रणजीत रत्ना अंबर, पीडीएफ दूंगा तो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। रणजीत रत्ना और अंबर, रणजीत रत्ना अंबर जो है यहाँ पर जो की प्रमुख किस्में हैं। और ज्योति राजकिरण आपको विशेषकर याद रखनी है मित्रों, इसको भूलना नहीं है, ठीक है ना। भले ये आरडी, मोलवा, रणजीत अंबर याद रह पाए या ना रह पाए, लेकिन मित्रों हमारे इसको नहीं भूलना है, ज्योति राजकिरण को, क्योंकि एग्जाम में भी आ चुका है ज्योति राजकिरण, और एग्जाम में रिपीट होने के ज़्यादा ही चांस रहते हैं आजकल के। पता नहीं एग्जामिनर पता नहीं क्यों एफर्ट नहीं डाल रहे क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर जो है हमारा जौ का उत्पादन, जो अजमेर वाला क्षेत्र हो गया, भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र हो गया, जयपुर वाला जो क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जो है जौ का उत्पादन अधिक होता है। और दूसरी तरफ मैं बात करूँ मित्रों, जो गंगानगर है यहाँ पर भी उत्पादन होता है, और अन्य क्षेत्रों में भी होता है, अलवर वगैरह। जो जयपुर जोधपुर से जो मतलब जयपुर अजमेर से सटा हुआ क्षेत्र है, जयपुर से सटा हुआ हमारा अलवर है, और उसके बाद वो वहाँ पर गंगानगर है, भीलवाड़ा है, यहाँ पर जो है जौ का उत्पादन होता है। आगे बढ़े, अगला हमारी फसल है मित्रों बाजरा। बाजरा की मैं बात करूं तो बाजरा तो खाया होगा, बाजरा का होकरा। और जो बाजरा है ये हमारा विश्व का सर्वाधिक बाजरा राजस्थान यानी भारत में पैदा होता है, और भारत में जो है राजस्थान में पैदा होता है। 45.56, 46 किसका प्रतिशत था मित्रों? सरसों वेराई का। 45 किसका है? बाजरा का। 78 किसका था? गंवार का। और बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक होता है कहाँ पर? अलवर में। बाजरा जो है राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली खरीफ की फसल है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली हमारी फसल है। आगे मित्रों, बाजरा के शुष्क जो है, बाजरा के लिए शुष्क जलवायु वो उपयुक्त रहती हैं। और जो बाजरे की जो बुआई होती है उस समय अगर मैं बात करूं, बाजरे की बुआई के समय में ये मई जून में बुआई की जाती, मतलब जुलाई में की जाएगी, जब बारिश का जो मौसम आता है, वो जो मानसून आता है हमारे राजस्थान में। और आपको पता है कि 15 जून और पिछले साल तो 18 जून को पहुंचा था मानसून, तो जून जुलाई में जो यहाँ पर बाजरे की खेती स्टार्ट हो जाती है। और बाजरे की बुआई करते समय अधिक ही तापमान आवश्यक होता है, और वर्षा बाजरे के लिए कमी है, तभी तो यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा होता है। और बाजरा के लिए यही मरुस्थलीय जो जलवायु वो उपयुक्त रहती है। लेकिन प्रमुख किस्में आपको याद रखनी है, उसमें से आपको RH-B 30 और RH-B 58, RH-B वाली सारी बाजरा की हैं, ठीक है ना। बी आ रहा है तो बाजरा याद रख लेना, RH-B, और WCCC और हमारी ICTP, और राजस्थान बाजरा चरी 2। ये चरी 1 चरी 2 नहीं है, ये बाजरा चरी 1 चरी 2 है, ठीक है ना। बाजरा चरी 2 है, बाजरा चरी 2 आए तो ऑटोमेटिक बाजरा आएगा, और ये पूछी भी नहीं जाएगी क्योंकि इसमें बाजरा नाम इंक्लूड है, तो एग्जाम में इसमें चांस कम ही रहेंगे। चरी 1 चरी 2 पूछेंगे आपसे, वो जवार वगैरह उनकी होगी। तो यहाँ पर जो है चरी 2 की बात करें, बाजरा चरी 2, ये हमारी बाजरा की किस्म है। और जो हमारी RH-B वगैरह है ये हमारी किसकी हैं? ये भी बाजरा की हैं। तो आपको याद रखनी है मित्रों, ये भूलने नहीं है किस्मों को, किस्मों से जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। तो याद रखनी है आपको, और राजस्थान चरी वगैरह। और वैसे ये मैंने इसमें शायद इंक्लूड नहीं किया है कि ये भाई अफ्रीकन जो देश है उसका यहाँ पर मूल पौधा है। अफ्रीकन हमारे देशों का ये मूल पौधा माना जाता है किसको? बाजरा को। और भारतीय मूल पौधा हमने कपास को माना था, तो ये अफ्रीकन जो देश है, अफ्रीकन देश का ये मूल पौधा है। और भारत में ये हमारा उत्पादन राजस्थान में ही होता है। क्षेत्रफल में राजस्थान के लगभग 55.44% जो है यहाँ पर राजस्थान के टोटल बोए गए क्षेत्रफल में, मतलब खरीफ में जितने भी बोए जाते क्षेत्रफल उसके 55 भाग पर जो है, यहाँ 55% भाग पर केवल बाजरा ही बोया जाता है। और उत्पादन की बात करें तो राजस्थान 45 जो है, ये राजस्थान का जो है, मतलब भारत का जो है यहाँ पर 45% उत्पादन करता है राजस्थान बाजरे का।
और कहाँ पर बोया जाएगा, तो यही बाड़मेर, जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर, और हमारा अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो है बाजरा बोए जाते हैं और सर्वाधिक उत्पादन जो है बाजरा का अलवर में होता है। अभी हाल फिलहाल की बात करें, बाजरे को जो है जोगिया, ग्रीन ईयर, कंडवा जैसे कि हमने गन्ने में भी देखा था, और हमारा सूखा रोग ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, बाजरे में। तो जोगिया याद रखना, ग्रीन ईयर याद रखना और सूखा रोग याद रखना, बाजरे में देखने को मिलते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो है अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना, वे जो मिलेट डायरेक्टर को, यानी जो अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना जो पुणे चलाई जा रही थी और चेन्नई में जो है मिलेट चलाया जा रहा था, मिलेट डायरेक्टर, तो उसको यहाँ पर जोधपुर और जो है जयपुर में यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया मित्रों। तो पुणे वाला को तो जयपुर में और हमारे चेन्नई वाले को पुणे वाले को तो जोधपुर में और चेन्नई वाले को जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। और 2 नए केंद्र यहाँ पर बीकानेर और जोधपुर में फिर और भी स्थापित किए गए। तो ये जो है समन्वित बाजरा वाले सुधार वाले थे। और इसका जो आपको पता है कि अनुसंधान केंद्र यहाँ पर बाड़मेर वगैरह, मतलब बाड़मेर में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। और जब हम अनुसंधान केंद्र वगैरह पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको सभी के एक साथ बता दूंगा। यहाँ पर मैं अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो अनुसंधान केंद्र वगैरह कृषि में पढ़े जाते हैं। अगला हमारा मित्रों की भाई मक्का है। अगला कौन सा, मक्का। तो भारत के कुल मक्का उत्पादन का लगभग 1/8 भाग जो है राजस्थान में उत्पादित होता है। और इन पर आप ध्यान मत दीजिए 1/8, 1/4, ये ऑथेंटिक नहीं है, बदलते रहते, कभी 1/8 हो जाएगा, कभी 1/6 हो जाएगा। तो इन पर आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। और इनकी रिपोर्ट हमें भारत की दृष्टि से हमें पढ़ना भी नहीं है वैसे कृषि को। तो मक्का वैसे आपको पता है कि कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादित होता है। तो मक्का कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादित होता है। और मक्का जो है मुख्यतः ये खरीफ की फसल है और अमेरिका वगैरह वहाँ पर ज़्यादातर इसको बोया जाता है। और उष्ण और आर्द्र जलवायु मक्का के लिए उपयुक्त रहती है। और मक्का की बुआई करते समय कोई याद नहीं रखना है। और मक्का के लिए तापमान, वर्षा वगैरह नहीं जरूरत है। मक्का के लिए ये याद रखना कि भाई कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है। तो नाइट्रोजन व जीवांश जो मिट्टी है वो उपयुक्त रहती हैं, दोमट वगैरह मिट्टी। और मक्का की प्रमुख किस्में, और जो मक्का राजस्थान में कहाँ पर होता है, तो सर्वाधिक भीलवाड़ा में हमारा सर्वाधिक उत्पादन होता है मक्का का। और मक्का की जो प्रमुख किस्में कौन कौन सी है, तो हमारी माही कंचन है, माही धवल है। जो माही कंचन और माही धवल की मैं बात करूं तो ये हमारा जो मक्का अनुसंधान केंद्र है बोरवाड़ा, जो बोरवड़ गांव हमारा बांसवाड़ा में, तो वहाँ पर जो है मक्का अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो है किसका विकास किया गया, तो माही कंचन और माही धवल का जो विकास किया गया था। और अन्य किस्मों की बात करूँ तो सविता हो गई, शंकर हो गई, सविता जो शंकर की समय नवजोत है, गंगा 2, गंगा 1, अगेती 76, किरण वगैरह। तो ये हमारी मक्का की किस्में हैं। तो माही कंचन, माही धवल यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। और अन्य किस्मों की बात करूँ तो मक्का की देखिए गंगा सफ़ेद, गंगा के नाम पर एक हमने गेहूँ में भी देखा था। तो गंगा अगर वो एक गंगा है, मतलब एक गंगा आ जाए, गंगा 1 ऐसा, गंगा 2, तो ये आपको याद रखनी है मक्का की है। और केवल गंगा आ जाए तो फिर आप गेहूँ को सही कर देना। और अगली मैं बात करूँ तो मित्रों अन्य किस्में भी देखने को मिलती है मक्का में, जैसे कि दक्कन होगी, विजय होगी, किसान होगी और MCU 508 होगी। लेकिन हमें ज़्यादा याद नहीं रखनी है, 3-4 किस्में याद होगी तो काफ़ी है। और मक्का की जो हरी पत्तियाँ होती है उनसे साइलेज चारा बनाया जाता है। और कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मक्के के जो पौधे का 80% जो विकास है वो रात को होता है। और बांसवाड़ा जिले के जो बोरवड़ गांव है वहाँ पर कृषि अनुसंधान केंद्र संचालित है, किसका, मक्का का। और इसी जो है केंद्र में यहाँ पर मक्का की जो संयुक्त किस्में हैं माही कंचन और माही धवल विकसित की गई हैं। और मक्का के दानों से यहाँ स्टार्च है, मांड होगा यहाँ पर, तो स्टार्च जो है और ग्लूकोज तथा एल्कोहल ये जो है मक्का से तैयार किए जाते हैं। और मक्का जो है ये मेवाड़ का प्रमुख खाद्यान्न है और मेवाड़ में जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला हमारे मित्रों चावल की बात करूँ तो चावल एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, जानते हैं। और ट्रॉपिकल रीजन में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, चीन वगैरह में। और इसके लिए जो है 20 से 27 सेंटीग्रेड तापमान कोई ज़रूरत नहीं है। और चिकनी मिट्टी, दोमट चिकनी मिट्टी चाहिए होती है। कांपी मिट्टी जो पंजाब में है, जो यूपी में है, ठीक है, तो वही मृदा चाहिए होती है। तमिलनाडु वगैरह उधर है, पश्चिमी घाट मतलब पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेशों में, तो लगभग मैदानी प्रदेश वाली मिट्टी चाहिए होती है चावल के लिए। और विशेषकर अत्यधिक वर्षा यहाँ पर ज़रूरत होती है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो
चावल की प्रमुख किस्में आपको याद रखनी है तो कावेरी होगी, मतलब ज़्यादातर नदियों के नाम पर है कावेरी, जया, चंबल, परमल। चंबल के आगे कुछ लिखा हुआ हो तो वो हमारी होगी गंगा, नहीं गऊ होगी, और अदरवाइज यहाँ पर चंबल, जया अगर ये सीधा पूछ लिया जाए तो चावल की होगी। और बासमती तो जानती हो, बासमती राइस काफ़ी अच्छी किस्म मानी जाती है। गरड़ा बासमती होगी, NP होगी, BK 190 होगी, T। सफ़ेद एवं लकड़ा ये याद रखना आपको। माई सुगंधा याद रखना, जिस प्रकार माई का कंचन धवल रखा था आपने, ये क्योंकि ये माई इसलिए है क्योंकि माई नदी वहाँ पर बहती है, और माई नदी बहने के कारण जो है वहाँ पर जो है अनुसंधान केंद्र है बोरवाड़ गांव में, तो बोरवाड़ गांव से होकर के माई नदी बहती है, तो इस कारण उस माई नदी के लिए, मतलब सरे के लिए माई नदी को जो है समर्पित करके उन्होंने किस्मों के नाम रखे हैं। और अगला है मित्रों की राजस्थान में जो है जापानी पद्धति से जो है चावल की खेती की जाती है, और राजस्थान का जो लगभग आधा जो चावल उत्पादन है वो केवल 2 जिलों, एक तुम्हारा बांसवाड़ा और हनुमानगढ़ में पैदा होता है। और चावल अभी हाल फिलहाल की बात करूँ तो मित्रों बूंदी जो है यहाँ पर नंबर फर्स्ट पर है, तो बूंदी जो है फर्स्ट पर आएगा। लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करूँ तो हमारा हनुमानगढ़ आएगा, हनुमानगढ़ छोटा है, तो बूंदी बात करें तो बूंदी में जो है यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है चावल का। मक्का का मैंने बता दिया किस कहाँ पर है, मक्का हमारा देख लिया भाई, भीलवाड़ा में जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है मक्का का। और बाजरा का अलवर में देख लिया, गेहूं का गंगानगर में देख लिया, ठीक है, जौ का गंगानगर में हो जाएगा, तिल का पाली, एक बार रिवाइज कराऊँ आपको, चन्ना देखा था बीकानेर में, मूंग देखा था नागौर में, मोठ देखा था बाड़मेर में, चंवला देखा था झुंझुनू में, अरहर देखा था बांसवाड़ा में, उड़द देखा था सवाई माधोपुर में, मसूर देखा था झालावाड़ में, सरसों अलवर, मूंगफली बीकानेर, तंबाकू अलवर, सूरजमुखी जोधपुर, अजवाइन ये नहीं पढ़ा अभी हमने जो है, ये बाद में पढ़ेंगे, बीजी मसाले वगैरह। और चावल की बात करें तो बूंदी में, गेहूं की बात करें गंगानगर में, जवार की बात करें तो भीलवाड़ा में, और बाजरा की बात करूँ तो अलवर में, मक्का की बात करूँ तो भीलवाड़ा में, जौ की बात करूँ तो गंगानगर में, तिल की बात करूँ पाली में, तारामीरा नागौर, अलसी बात करेंगे बाद आगे प्रतापगढ़ में, और सोयाबीन की बात करूँ तो बारा में, और कपास की बात करूँ तो गंगानगर में, और गन्ना की बात करूँ तो गंगानगर में। अगला हमारे मित्रों जवार, जवार की बात करूँ तो ये हमारे उष्ण कटिबंधीय खरीफ की फसल है, और इसके लिए तापमान वगैरह क्या चाहिए, जैसे देख लीजिए खरीफ में जो तापमान होगा वही इसको चाहिए। और जवार की बुआई हेतु दोमट मिट्टी, ज़्यादातर दोमट मिट्टी वगैरह इनकी ज़रूरत होती है। और राजस्थान में जवार की जो है 2 प्रमुख किस्में हैं, तो हमारी चरी 1 और चरी 2, और दूसरी हमारे CSH और CSH, मतलब CSH नाम पर सारी कौन सी किस्में होगी जवार की होगी। जैसे प्रकार RHP देखा था हमारी बाजरा से संबंधित थी, और RSISC देखा था जीरा से संबंधित थी, CSH जितनी भी होगी वो हमारी जवार से संबंधित होगी। आगे बढ़े, ठीक है, तो ये हमने देख लिया मित्रों। अलसी याद रख लेना, प्रतापगढ़ में सर्वाधिक बोई जाती है, सर्वाधिक उत्पादन होता है अलसी का। तो ये कुछ थी मित्रों हमारी खाद्य और वाणिज्यिक फसलें। इनसे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, क्या आएगा, हमने सारी फसलें पढ़ ली, यहाँ से तो बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धन्यवाद, बाय बाय। इस क्लास की PDF जो है मैं दादू क्लासेज हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।